शुक्रवार का दिन है वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। शुरुआत इसी से होगी कि आपने मसान मूवी देखी है। उसमें विक्की कौशल कहते हैं कि ये दुख काहे ख़त्म नहीं हो रहा। ये दुख बाजार में लगातार जारी देखने को मिल रहा है। और आज जिस तरीके से आप देखें कि मार्केट में बिकवाली हावी होती हुई नज़र आ रही है, तो प्रेशर तो है और ब्रॉडर मार्केट में भी ब्रेथ खराब, चौतरफा बिकवाली। कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट वीरेंद्र जी ऐसे में, जो अगर आप देखें जो लेवल्स टूटेंगे तो फिर कोई एक ट्रेंड देखने को मिलेगा, अपसाइड, डाउन साइड? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट, स्पेशली निफ्टी में फिलहाल? जी हाँ श्रेया, देखिए गुड आफ्टरनून। और देखिए श्रेया, ट्रेंड तो हमारा डाउन भी है। मतलब आप सोचिए कि हमने जुलाई में पूरे निफ्टी पर 1000 पॉइंट का रिट्रेसमेंट देखा। दिक्कत का सबब ये, आप जो मसान का ये डायलॉग बोल रहे थे ना, शायद दुख कहाँ कम नहीं होता है, ये पूछिए आप निफ्टी आईटी से, उसका हाल तो और भी बुरा है। निफ्टी आईटी 34,786 पे इज एट डे लो। और पता है श्रेया, जब ये हम डाउन स्विंग की कन्विक्शन ले रहे थे ना कि बाजार नीचे जाएगा, एक कारण था और वो था निफ्टी आईटी। श्रेया, लास्ट वीक जो इसका क्लोज आया था वो आया था 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। और मैंने तब भी एक बात कही थी, इट्स क्वाइट पॉसिबल। और अक्सर यही होता है, जब निफ्टी आईटी 100 वेमा के नीचे सस्टेन करता है तो ये जाता है 200 वेमा की तरफ। और वो 200 वेमा अब अलाइंड है इसके लिए करीब करीब 33,700 पे, यानी टेक्निकली फर्दर 1000 पॉइंट प्रोजेक्शन इन निफ्टी आईटी। तो सेंटर ऑफ प्रॉब्लम ये है। रही बात, देखिए शायद मैं अभी भी कहूँगा आज का प्राइस डैमेज निफ्टी और निफ्टी बैंक में उतना सिवियर नहीं है जितना हो सकता है। पहली बात, क्यों? लेके आइए स्क्रीन पे बेस वन। जैसे कि मैं आपको कल भी समझा था श्रेया, परसों हमने 100 EMA पे शॉर्ट कवर किया था, कल पुल बैक खिला हमने 100 EMA से। और मैंने आज क्लियरली कहा था आपसे, मैंने एक डायग्राम को देख के समझाया था, देखिए रेंज थोड़ी सी बड़ी है, बट जब तक कि रेजिस्टेंस नंबर 1 लेके आइए। कल का हाई जब आप और मैं बात कर रहे थे क्या था? 50 EMA। कल का हाई क्या था? 10 EMA। जब तक ये क्लस्टर नहीं निकले आपको सेल एंड राइज करना है। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, जब आप शॉर्ट ट्रेड कर रहे हैं तो आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो का ख्याल रखना है। भले ही आपको इस मिड रेंज में शॉर्ट करें, पर शायद जब आप शॉर्ट करें तो एक बात ध्यान रखिएगा, अभी हर शॉर्ट का टारगेट होगा बेस वन। अब बेस वन लेके आइए। बेस वन पे क्या बात हुई थी? बेस वन इज 24643 एंड 588। ये क्या है? ये पुट राइटर्स का सेकेंड लास्ट जोन और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। कुछ देर में इस चार्ट को आप जरा वीकली पे कन्वर्ट कर दें तो इट्स 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एट बेस वन। तो मैं अभी भी शायद यही कहूँगा, जब तक कि रेजिस्टेंस नंबर 1 नहीं कट रहा है, कल का हाई जो कि डिफाइंड है, जहाँ पे कॉल राइटर्स हैं, जहाँ पे एवरेजेस फ्लोट कर रहे हैं, आपकी अप्रोच सेल एंड राइज रहेगी। आपका मददगार है निफ्टी आईटी। लेकिन उस हर शॉट का टारगेट अभी मैक्सिमम इज बेस वन 588, मैक्सिमम 643। पर एक अलर्ट है शेयर, चाहे वो आज हो, चाहे वो सोमवार को हो या मंगलवार को हो या कभी भी हो, अगर निफ्टी ने इस 24,588 के जोन को तोड़ा तो दिक्कत बढ़ेगी। इन दैट केस 24,500 और लेटर और सूनर 24,300 की ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी, जहां पर 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। लेके आइए जरा, आपको दिखाते हैं फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट के स्टैट्स। जरा इनको देखिए, ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं। ऑप्शन राइटर्स इस बात को लेकर काफी आश्वस्त है श्रेया कि बाजार यहां से नीचे खिसकेगा। लुक एट कॉल राइटिंग सेट्स, 24,701 करोड़, 24,801 करोड़, 24,982 लाख। और यहाँ पे करीब इतने दूर में ही आप समझिए ये कितना हो गया, 1 करोड़ 60 लाख, 2 करोड़ 10 लाख कॉल बिकी आज। 2 करोड़ 10 लाख कॉल विद FIs 1.33 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। ऐसी हमारे पास कोई खबर नहीं है जो हमें पुल बैक जनरेट करने का मौका दे। तो ये अप्रोच है सेल एंड राइज की। और एक बात और शेयर, 24,588 को तोड़ने के लिए भी आपको एक फोर्स की जरूरत होगी। माइट भी कोई खराब रिजल्ट, कोई और नेगेटिव न्यूज फ्लो, तभी वो टूटेगा। ये बात भी बिल्कुल सहमत है। सो अभी आप फोकस कीजिए जस्ट इन दिस रेंज जो बाजार ने आपको कल डिफाइन करके दी है, 24,900-950 ऊपर और नीचे 24,640 और 24,588। श्रेया,
सी रेंज में है, मार्केट इसी पे फोकस रहेगा फिलहाल। वैसे बैंक निफ्टी की बात करें वीरेंद्र जी, 55,729 का इसका आज का लो, 56,678 ये लेवल कितनी दूर, ऊपर का ही तो लेवल दूर लग रहा है, नीचे का लेवल की बात करें तो 55,549 ये भी दूर, ये भी एक रेंज में ये निफ्टी जैसा पैटर्न नजर आ रहा है यहाँ पर भी। देखिए श्रेया, वीक तो है, इसमें कुछ रहा है, वीक तो है। यहाँ पर भी कॉल राइटर्स के पास ज़्यादा कन्विक्शन है बजाय के पुट राइटर्स के। मेरी सुबह क्लियर बात हुई थी, मैं स्ट्रेंथ नाम का शब्द, चाहे वो आपको 10 पॉइंट मिले, 20 पॉइंट मिले, 50 पॉइंट मिले, 500 पॉइंट मिले, RS1 लेके आइएगा। मैं स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल तभी करूँगा जब आप RS1 के ऊपर फ्लोट करेंगे, दैट्स 56278। अदरवाइज अगर इसके ऊपर ना जाए, सिंपली मीन्स यू आर अंडर प्रेशर, सेल एंड राइज। और हर सेल का टारगेट मैक्सिमम एज ऑफ नाउ हम इस जोन में रखेंगे बेस 1। अब बेस 1 क्या है, ये कल का लो, हालांकि अब तक वहां नहीं गया है, बट दैट ट्रेजेक्ट्री इज स्टिल ओपन। बस मैं श्रेया ये कहूंगा, जरा एक बार ऑप्शन के स्टैट्स लेके आएंगे, जरा देखिए आप 56,000 की कॉल, वो कॉल राइटर्स के किस तरीके से कन्विक्शन लेके बैठे हैं, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन उनके पास। कल भी मैं वो थ्रेड दिखा रहा था, ये देखिए 56,000 पे 9 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है, और इसके अगेंस्ट न 55,500 पे पुट का हुआ है, न 55,800 पे है, न 55,000 पे है। तो फोर्स तो शेयर नीचे की है, बट मैं शेयर एक बात फिर कहूंगा, स्पेशली मोर इन केस ऑफ निफ्टी, जब आप शॉर्ट भी करते हैं मेरे कहने पे हम बात जो कर रहे हैं शॉर्ट एंड राइस, प्लीज शॉर्ट के रिवॉर्ड अच्छे लेके चलिए। ये नहीं कि कहीं भी शॉर्ट कर दिया, हाई ट्रेजेक्ट्रीज में शॉर्ट कीजिए, ना कि लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में। और निफ्टी IT श्रेया डेलो पर। श्रेया, ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम आज बताइए। बिल्कुल, तो ये लेवल्स आपको वॉच करने हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के। निफ्टी IT लो पर है और IT परेशानी का सबब। चलिए ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं, और शुरुआत ऑब्वियसली गिरने वाले स्टॉक्स के साथ होगी जो ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं आज मार्केट पे। आपके स्क्रीन पर आएगा कहाँ पर ज़्यादा डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सन फार्मा रिजल्ट के बाद टूट गया, गोता लग गया, 5% की करीब गिरावट। डॉक्टर रेड्डीज देखिए, इनफैक्ट पूरा फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस जो पिछले कुछ सत्रों से हमें सहारा देता हुआ नजर आ रहा था, और टैरिफ के बीच ये देखिए गोता लगा गया, 4.5% के करीब। सिप्ला टूट गया 3.5%। टाटा स्टील करीब 3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। मेटल पे भी थोड़ा प्रेशर आज के सत्र में। इसके अलावा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस इस्तीफे के बाद ये 18% के करीब गिर गया। IIFL फाइनेंस में 7.5% की गिरावट। और विंडो फार्मा, अगेन फार्मा स्पेस 5% इन्फी भी 2.5% गिरा। IT पे भी तो प्रेशर है ही, लेकिन कहाँ खरीदारी होती हुई नजर आई इस मूड माहौल में भी। आयशर मोटर्स नंबर्स अच्छे थे, ब्रोकरेजेस भी थोड़ा न्यूट्रल थे, तो 2% के करीब चढ़ गया। ट्रेंड आज के सत्र में यहाँ पे अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है 4.5% की तेजी के साथ। एशियन पेंट्स में खरीदारी 1.5%। ITC पूरा FMCG पैक है, आप देखिए कंजप्शन और FMCG पैक में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, तो 1.5% के करीब ITC आपको चढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा केनस्टेक, केफिन, लगातार इन दोनों स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रही है 4% के करीब। TVS मोटर, अंबुजा सीमेंट में भी 2% के करीब यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर आज एक्शन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, आशीष बहेती, चंदन तापड़िया और सोनी पटनायक जी से। 2:15 पर यतिन मोता बताएंगे आपको फार्मा शोरूम में तगड़ी बिकवाली क्यों हो रही है। 2:20 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे आपको रेडिको खैतान में तेजी क्यों है। साथ ही नतीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कंपनी की CFO दिलीप बांटिया जुड़ेंगे। और 2:30 बजे यतिन मोता बताएंगे आपको PNB हाउसिंग का शेयर क्यों टूट रहा है। 2:45 पर मैरिको के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगे मंगलम मालू। साथ ही फेडरल बैंक और DLF का प्रीव्यू करेंगे आशीष चतुर्वेदी। और ऑरो फार्मा के नतीजे कैसे रह सकते हैं ये बताएंगे आपको दीपाली राणा। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे पाइपर सैरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जी। 3:05 पर यतिन मोता जिससे जानेंगे दिल्ली रूम चेक। 3:10 पर वीरेंद्र जी से कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर BTST STBT कॉल्स। चलिए ये क्रम समझाया श्रेया ने, अब एक काम करते हैं ट्रेड्स पे उतरते हैं। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड सर इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू। गुड इवनिंग भी हो जाएगा श्रेया का टारगेट। और अब ट्रेड है TVS मोटर। TVS मोटर 2866 पर ट्रेड करा, मेरे ख्याल से 2825 का स्टॉप लगाएं, बस ज्यादा नहीं। नियर टर्म टारगेट 2940, वहां तक जाना चाहिए TVS मोटर। TVS मोटर यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है, गाबस्तों को यहाँ पे खरीदारी कराए उनकी तरफ से। मानस जी वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया जी।
तो देखिए बीएचईएल में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। अगर आप बीएचईएल के पैटर्न्स देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स पहले से बन रहे थे, लेकिन अब स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है। तो बीएचईएल के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे, 237 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 224 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। चाहे तो 230 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं, ₹7.40 के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। ₹5.60 का इस ऑप्शन में आपको स्टॉप लॉस लगाना है और ₹11.5 के टारगेट सेट करने हैं बीएचईएल के 230 वाले पुट ऑप्शन में। डिस्क्लोजर है कि यहाँ पर हमने अपने क्लाइंट्स को भी एक सेल रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, क्लाइंट्स को याद रखिएगा, जब मानस कॉल दे रहे हैं याद रखिएगा, ऑलरेडी वो ट्रेड पे अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे कमिटमेंट दे चुके हैं। ये चीज़ें वो इसीलिए मेंशन भी कर रहे हैं बीएचएल। और ये सुबह सुबह आशीष बहती जी का शॉर्ट ट्रेड था। आशीष, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन जी, आईटीसी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे एक क्लीन ब्रेकआउट मिला और जिस हिसाब से आईटीसी अब मूव कर रहा है और पूरा का पूरा एफएमसीजी स्पेस मूव कर रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। 410 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है, 430 और 435 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, ये हो गया ट्रेड जनाब आपका आशीष बहती जी का ट्रेड आईटीसी बाय 417 पे। दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट। सारे कॉल राइटर्स को यहाँ पे इसने फर्स्ट डे ट्रैप कर दिया। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स के नंबर आ रहे हैं, जरा प्लीज़ मैं स्क्रीन पे एक बार नंबर ले लेता हूँ यहाँ पर। अगर आप निवेशित हैं तो अपनी कंपनी के नंबर देख लीजिए एक बार। मुनाफा 227 करोड़ से घटकर 199 करोड़ रुपए रहा ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स का, और प्रॉफिट में एक डिप है यहाँ पे, याद रखिएगा। और वाई बेसिस पे साल दर साल, और आय हालांकि 4578 करोड़ से बढ़कर करीब 5309 करोड़ रुपए रही है। तो यहाँ पे एक एबिटा 532 करोड़ से बढ़कर 546 करोड़ रुपए रहा है। बस एक आई थिंक प्रॉफिट पे थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ पे इस बार प्रेशर है, बट टॉप लाइन और एबिटा ठीक ठाक नजर आ रहा है इस वक्त। लेट्स सी, आई मीन और बारीकियां नंबर्स निकल के आएंगी तो श्रेया। बिल्कुल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स के नंबर स्क्रीन पर। स्टॉक में तो फिलहाल अभी दवा भी है, 0.1% की करीब गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। डिटेल में जब और नंबर आएंगे तो डिस्कस करेंगे। चलिए अब ट्रेड्स लेते हैं। और चंदन तापड़िया जी, गुड आफ्टरनून, आप बताइए आप किस साइड है, बाय या सेल? बिल्कुल गुड आफ्टरनून। देखिए मैं पॉजिटिव साइड ही रहूंगा। हालांकि ध्यान रखिए बाजार में ओवरऑल इंडेक्स वाइज सेलिंग प्रेशर है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव है, बट सेलेक्टिव काउंटर है जहां पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। और यहाँ पे मैं क्यूमिंस पे खरीदारी की सलाह दूंगा। क्यूमिंस को आप देखोगे तो लगभग पिछले 17-18 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है और बार बार ये 3500 के आसपास का सपोर्ट बना के और ऊपर की तरफ जाता है। और जिस हिसाब से 2-3 दिन से प्राइस पैटर्न बन रहा है, लग रहा है कि अब की बार इसका ब्रेकआउट बनना चाहिए। तो 3535 के सपोर्ट से क्यूमिंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में लगभग 3745 तक के टारगेट ये स्टॉक दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। ओके, कमेंट्स 3604 पे आपका एक बाय कॉल है। स्ट्रेंथ यहाँ परसिस्ट करती हुई 1% ऊपर स्टॉक आगे ट्रेड कर रहा है। सीरीज का पहले दिन का एक्शन स्ट्रॉन्ग होता है और ये 2500 नहीं माफ कीजिएगा, हाँ 3611 का जो प्राइस है वो CY25 का हाईएस्ट लेवल है, याद रखिएगा कमेंट्स का। CY25 के कैलेंडर वर्ष 2025 के आप सबसे उच्चतम स्तरों पे एक खूबसूरत फ्लैग ब्रेकआउट पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे बाजार में ऐसा पैटर्न होना, ये एक्यूट स्ट्रेंथ, मजबूती का एक बहुत अच्छा संकेत होता है। सोनी जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या है आज का? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन है जियो फाइनेंशियल पे। जियो फाइनेंस में बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स बने हैं। इनफैक्ट जुलाई टू अगस्त सीरीज में भी 96% के लॉन्ग रोल ओवर्स बने हैं। एक फ्रेश ब्रेकआउट अटेम्प्ट हो रहा है, अगर सस्टेन करता है अब 333 334 सीरीज के लिए आप यहाँ पे टुवर्ड्स 347 350 के लेवल्स तक नजर आते हुए देख सकते हैं। सो जियो फाइनेंस फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं करंट प्राइस पे, और अगर हल्की सी डिक्लाइन नजर आते हैं टुवर्ड्स 328 वहां तक अक्यूमुलेट कर सकते हैं। पोजिशनल प्ले ये है और यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 318 का। पहला टारगेट है 347, दूसरा टारगेट है 352 के। ओके, जियो फाइनेंशियल पर बात हो चुकी है तो एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से। जियो फाइनेंशियल हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी हो तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही करें। सोनी जी के यहाँ पे बाई की कॉल आती हुई। चलिए टेक्निकल कॉल्स होकर पूरे के करके आपके स्क्रीन पर रख देते हैं ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस एक बार फिर से नोट कर पाएँ। गाबर सर टीवीएस मोटर पर दाव लगा रहे हैं, 2940 तक के टारगेट और 2825 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मानस जी को BHEL शॉर्ट के लिए पसंद आ रहा है, यहाँ पे
सेल साइड की ट्रेड है इनकी, 224 का टारगेट, 237 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बहेती जी कह रहे हैं आईटीसी पे खरीदारी की जा सकती है क्योंकि पूरा एफएमसीजी पैक ट्रेंड में है, वहां पे दाव लग रहा है, तो खरीदारी आईटीसी पे 435 तक के टारगेट देख रहे हैं, 410 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। चंदन जी ने कमेंट्स चुना है खरीदारी के लिए, 3745 के टारगेट, 3535 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अभी सोनी जी ने जियो फाइनेंशियल का जिक्र किया और डिस्क्लेमर आपके प्लेट पर, तो ये खरीदारी की जा सकती है। अब राजेश अग्रवाल जी के पास चलते हैं। राजेश जी, वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट में तो पेन है, लेकिन स्पेन में भी कहां पे शॉपिंग की जा सकती है, कहां पे आपको मौका दिख रहा है? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। आपने सही कहा, मार्केट में पेन है और ये पेन इसलिए नहीं है कि मार्केट को कोई चीज के पर्सनल दर्द है, ये दर्द यूएस से आ रहा है। जो ट्रम्प साहब के हर दिन एक नए अनाउंसमेंट के बाद दिक्कतें बढ़ती जा रही है और कल भी हमने देखा कि वो जो 25% टैरिफ और पेनल्टी का बम फोड़ा, तो उसे लेकर के दिक्कतें हैं। तो ऐसे हालत में मैं समझता हूँ कि ऐसी कंपनियों पे ध्यान देना चाहिए जिनको एक्सपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, घरेलू खपत पे ज्यादा उनका ज्यादा क्या पूरा फोकस ही घरेलू खपत पे डिपेंडेंट है। तो वहां पे क्या है कि अगर कुछ टैरिफ में निगोशिएशन में कुछ इधर उधर भी आती है तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। इस लिहाज से मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ जाना चाहूंगा। आज से 2-3 हफ्ता पहले भी हमने कमाई का अड्डा में इसे रिकमेंड किया था। अगर आप देखो तो भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी की कंपनी है, बैलेंस शीट डेट फ्री है, आरओसी बहुत मजबूत है, 15 एफएमसीजी कैटेगरीज में काम करती हैं जिसमें 50 ब्रांड है इनके, और 50 ब्रांड में करीब 19 ब्रांड ऐसे हैं जो 1000 करोड़ के ऊपर की रेवेन्यू सालाना बनाते हैं। ब्यूटी एंड वेलबिंग में 50% का हिंदुस्तान में मार्केट शेयर है, जो कि जहां पर अगर 21% का मार्केट शेयर, 21% रेवेन्यू आता है उनका और 50% के आसपास का मार्केट शेयर है। मिनिमलिस्ट करके इन्होंने एक नई कंपनी एक्वायर करी है। सोप डिटर्जेंट्स में 50% का मार्केट शेयर है और FY25 में अगर आप देखेंगे तो 53 रुपए का डिविडेंड एक कंपनी ने अनाउंस किया। आइसक्रीम डिवीजन का डीमर्जर अनाउंस कर रखा है, सारे लिहाज से बेहतर पड़ती है। मध्यम से लंबी अवधि में स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। मैं समझता हूँ पहला लक्ष्य इसका 2750 रुपए का और दूसरा लक्ष्य 3000 रुपए का हो सकता है आने वाले साल भर में। तो यहाँ पे हमारी खरीदारी की सलाह है। आपकी प्रेफर्ड बाय कॉल, इस वक्त कल के नंबर्स प्रूव ही कर चुके हैं स्ट्रेंथ कितनी है इसमें, और ये हो गई आज की कॉल्स। ट्रेड्स क्या कह रहे हैं? गावस्कर ने टीवीएस मोटर्स बाय किया, रखिए इस डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे, और मानस जी ने BHEL शॉर्ट, सोनी पटनायक ने जियो फाइनेंस बाय, चंदन जी का कमेंट्स बाय और आशीष बहेती जी का ITC बाय, और राजेश जी ने एचयूएल को पिक किया। अब आइए दिक्कत के सबब पे। निफ्टी IT लिखा है ये स्क्रीन पे, जिस पर भी शेयर में बात भी कर रहे थे, 34,767, 1.5% नीचे 1.5 ऊपर। और मैं बताऊं, किसी भी सीरीज का फर्स्ट डे जो होता है ना, वो बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। आज निफ्टी IT में कोई रिवर्सल नहीं, और मोस्ट स्पेशली अगर आप देखें चार्ट्स पे ना, मिड कैप IT तो छोड़ दीजिए, लार्ज कैप IT दिक्कत में है। TCS डे लो पर, इस रेंज के लो पर, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, सब के सब अगर आप देखें, HCL टेक्नोलॉजीज, सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग हुई है आज लार्ज कैप IT पे। ये एक दिक्कत का सबब है, और जो मैं बात कर रहा हूँ 100-200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज की, शायद इसको यही फाइनेंस करेंगे। सोनी जी, आपको अगर लार्ज कैप IT में कोई शॉर्ट कॉल अभी भी लेनी हो, आई मीन अगस्त का पहला दिन बहुत ही नेगेटिव है लार्ज कैप IT के लिए, आपका शॉर्ट कॉल किसी पे है क्या, या इंस्टीट्यूशनल व्यू, आपके इंस्टीट्यूशन का व्यू? वीरेंद्र जी, यहाँ पे एक्चुअली इन हाउस रूल्स के अनुसार हम कोई शॉर्ट कॉल्स रेकमेंड कर नहीं सकते, बट IT स्पेस में जहाँ पे डेटा पॉइंट ऑफ व्यू हम देख सकते हैं कि एक लॉन्ग अनवाइंडिंग ओवरऑल नजर आया है इन टर्म्स ऑफ रोल ओवर्स। थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेना चाहिए, बिकॉज कोई साइंस ऑफ रिवर्सल है नहीं यहाँ पे, एब्सेंस ऑफ लॉन्ग पोजिशंस है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस रह सकते हैं, हेज रह सकते हैं, बट ओवरऑल इंडिविजुअली कोई शॉर्ट रिकमेंडेशंस हम दे नहीं सकते। ओके, फिलहाल ये स्ट्रैटेजी निफ्टी IT पर, वैसे ये तो परेशानी का सबब बना हुआ है, दिक्कत तो है यहाँ पे, लेकिन कहाँ स्ट्रेंथ नज़र आ रही है उस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं।
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंजम्पशन और आप देखें एफएमसीजी बास्केट में थोड़ी बहुत ख़रीदारी है। ट्रेंड रखते हैं आपके स्क्रीन पर, वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल 5% की रैली इसमें आज देखने को मिल रही है। ट्रेंड राजेश अग्रवाल जी, ट्रेंड की बात करें तो लगातार हम वैसे स्टॉक पर चर्चा भी करते रहते हैं, लेकिन काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया है इसने अपने निवेशकों का। 9,000 तक गया था स्टॉक, फिर 5,000 के लेवल पर आया, फिर बीच में एक रैली देखने को मिली थी, वो भी सस्टेन होता हुआ नजर नहीं आया। फंडामेंटली कैसे देख रहे हैं आप, जिस तरीके से स्टोर एक्सपेंशन एग्रेसिवली कर रहा है ट्रेंड, और भी कई सेक्टर्स में हाथ लगा रहा है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ट्रेंड बेहतर स्टॉक है क्या? बिल्कुल है श्रेय। अगर आप देखो तो ये वेस्ट साइड और जूडियो के आउटलेट्स ऑपरेट करता है। मास प्राइस्ड ब्यूटी सेगमेंट जूडियो ब्यूटी में एंटर कर गया है, और एक तरीके से जो अपैरल बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो जो ग्रोथ इनकी है वो इंडस्ट्री से बेहतर आ रही है। नए फैशन आउटलेट्स और नए फैशन फॉर्मेट्स के एग्रेसिव एक्सपेंशन हो रही है। अब लैब ग्रोन डायमंड में भी गया है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो स्टार हाइपर मार्केट करके इनका है वहां पर बहुत एग्रेसिव ग्रोथ हो रही है। फोकस इनका 250 नए स्टोर्स 2026 में FY26 में जोड़ने का है, और करीब करीब 25-30% की ग्रोथ की मैनेजमेंट ने कमेंट्री करी है। हमें लगता है आने वाले दिनों में जो स्टार बाजार है वो वेस्ट साइड से बड़ा होता हुआ नजर आएगा। इस सारे लिहाज से मैं समझता हूँ कि लंबी अवधि के लिए जो गिरावट आई है 8,000 9,000 से 5,000 तक, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रही है भारत में रिटेल स्टोरी पे पार्टिसिपेट करने की। ये जुदा बात है कि चूंकि ये हाई बीटा काउंटर है तो कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए मैं समझता हूँ कि एक अच्छा स्टॉक है, खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो ट्रेंड लंबी अवधि के लिए एक अच्छा स्टॉक माना जा रहा है, यहाँ पे खरीदारी की राय हो सकती है। फिलहाल आपके रडार पर ट्रेंड होना चाहिए। कुछ और देखिए, खबर आ रही है फ्रॉम सोर्सेस, ये बताया जा रहा है कि यूएस के साथ एग्री डेयरी और जीएम क्रॉप पर कोई समझौता नहीं करेगी सरकार। सोर्सेस के हवाले से ये खबर है। किसी भी डेडलाइन या प्रेशर में सरकार कोई फैसला नहीं लेगी, सोर्सेस ये भी बता रहे हैं। और यूएस के साथ जो भी डील होगी राष्ट्र हित सबसे पहले होगा, सर्वोपरि होगा, सबसे ऊपर होगा। और यूके के साथ ट्रेड एग्रीमेंट ने भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत की है, ये सोर्सेज बता रहे हैं। और इस पर थोड़ी देर में और ख़बर लेकर आएंगे लक्ष्मण रॉय जी, उन पर और चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और कुछ और सेक्टर की बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आईटी हम डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे तो गिरावट का सिलसिला है ही, दवा में भी। इनफैक्ट फार्मा सेक्टर देखें जो पिछले कुछ सत्रों से मजबूत बना हुआ था, हेल्थ केयर और फार्मा स्पेशली, वहाँ पर ट्रंप टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद कमजोरी देखने को मिल रही है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स आज देखिए 3% नीचे है। दरअसल हुआ क्या, कंपनियों को डोनाल्ड ट्रंप ने चिट्ठी लिखी है जिससे सारी फार्मा कंपनियों में तेज गिरावट है। लेकिन क्या लिखा गया, क्या बातें हुई, ये समझते हैं यतिन जी से। यतिन जी बताइए, क्या है चिट्ठी में ऐसा? देखिए, फार्मा की बात करें तो ट्रंप जब से चुन के आए तभी से उनका व्यू है कि जो फार्मा कॉस्ट हैं अमेरिका में वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसीलिए जो ब्रांडेड प्लेयर्स हैं, जो जेनेरिक्स और दोनों ही ब्रांडेड दवाएं बेचते हैं, खास करके जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि फाइज़र, एलाई लिली वगैरह, इन सभी कंपनियों को चिट्ठी लिखी है। और उन्होंने 17 कंपनी को जो चिट्ठी लिखी है उसमें क्लियरली उन्होंने कहा है कि जो दवाओं का कॉस्ट है इसको कम कर दिया जाए। तो नोवार्टिस, नोवो नोर्डिस्क, फाइज़र जैसी बड़ी मल्टीनेशनल जो फार्मा कंपनीज़ हैं इनको ये लेटर इन्होंने भेजा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्रंप साहब का ये मानना है कि जो ब्रांडेड ड्रग्स हैं उनका प्राइसिंग भी अमेरिका में ज़्यादा है दूसरे देशों के मुकाबले, तो उनको एक पार पे लाया जाए। और कहीं ना कहीं अगर हम भारतीय कंपनियों की बात करें तो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो फार्मा पे जो ट्रंप दबाव बना रहे हैं उसका कितना असर हो सकता है, और दूसरी बात कि जो भारत पे टैरिफ्स लगने वाले हैं क्या उसमें जो फार्मा एग्जेम्पशन है वो वापस लिए जाएंगे। तो इसके चलते आप सॉलिड तरीके से आज फार्मा शेयरों पे प्रेशर देख रहे हैं। इनफैक्ट सन फार्मा की बात करें तो 20% बिक्री पे असर संभव है, जो कि इनोवेटिव और स्पेशलिटी ड्रग पोर्टफोलियो है। इसके अलावा औरोबिंदो, लुपिन, सिप्ला, दिवीज, इन सभी शेयरों में आप दबाव देख रहे हैं, क्योंकि भारत लगभग $11 बिलियन यानी लगभग 90,000 करोड़ से ज़्यादा की दवाएं जो हैं यूएस में एक्सपोर्ट करता है, और जो फार्मा एक्सपोर्ट्स हैं उसका कुल 35% जो है वो यूएस में जाता है। इसके अलावा 47% जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स यूएस में बेचे जाते हैं वो भारतीय कंपनियों से या भारतीय जेनेरिक कंपनियों से ही जनरेट होता है। तो
कहीं ना कहीं एक बड़ा सप्लायर फार्मा का भारत है, और कैसे ये ट्रंप के दबाव से आगे जाके बात बनेगी फार्मा के लिए, ये देखने लायक होगी। लेकिन हाल फिलहाल सारे के सारे शेयर्स प्रेशर में है, और यकीन मानिए बाजार में पुल बैक इसीलिए नहीं आ रहा है। आज से दो रोज पहले हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर था फार्मा, हेल्थ केयर, लेकिन वो भी आई थिंक इस इंसिडेंट के बाद, इन चिट्ठियों के बाद क्रैक हो गया। निफ्टी फार्मा इज नाउ बिलो 50-day एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो कि एक संकेत होता है कोलैप्स का। इस बीच कल हमने सन फार्मा के नंबर्स को भी देखे, और एग्जैक्टली इस इशू पे सन फार्मा की जो मैनेजमेंट है उनका क्या कहना है, स्पेशली उनके सीएफओ से बातचीत की गई। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा इस इशू पे। As of now, we have not received any letters, and as and when there is a further development, we will be in a position to assess it for our specialty portfolio. As and when we get the letters from the US administration, this could have an impact on some of our specialty products. जी हाँ, तो इस बात को ये अग्री करती हूँ मैम कि ये प्रेशर पॉइंट रहेगा। खैर, मैं प्रेशर पॉइंट से बाहर निकल के फार्मा के पूरे बाजार के प्रेशर पॉइंट पे आता हूँ, और वो है यूएस के साथ ट्रेड डील। लेकिन जो ताज़ा खबरें हैं, जो इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण जी जुड़े हैं इस वक्त CNBC आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर, वो इसी मुद्दे पे आ रहे हैं, ट्रेड डील। लक्ष्मण जी, आज सुबह आपसे बात हो रही थी कि 7 दिन अब और, लेकिन फिलहाल क्या खबर है आपके पास महत्वपूर्ण, और जो क्रिटिकल मुद्दे थे, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो और दूसरा था आपका डेयरी और फार्म, ये सारा का सारा पेंच ही यहीं फंसा हुआ था। क्या भारत का रुख इस पे नरम पड़े, ऐसे कुछ कयास है कि नहीं, सरकार इस पे पीछे नहीं आएगी? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। दरअसल भारत सबसे पहले ट्रेड डील नेगोशिएट करने की तरफ आगे बढ़ने वाले देशों में था यूएस के साथ, और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ट्रेड डील अगर किसी देश के साथ होता है तो भारत उनमें सबसे पहले देशों में एक होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि अमेरिका चाहता था कि किसी न किसी तरीके से कुछ हद तक ही सही, सीमित मात्रा में ही सही, भारत के डेयरी सेक्टर में, भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में, भारत के GM सेक्टर में, वहाँ पे कुछ एंट्री मिले, यूएस के इस प्रोडक्ट को भारत में जाने दिया जाए। लेकिन शुरू से भारत ने अपनी एक रेड लाइन खींच ली थी और कहा था कि इस रेड लाइन को हम पार नहीं करेंगे। रेड लाइन को पार नहीं करने का मतलब ये हुआ कि यूएस के कोई भी डेयरी प्रोडक्ट को हम भारत में नहीं आने देंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट को भारत में नहीं आने देंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में यूएस का कोई प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं आएगा, ये भारत ने साफ कर दिया था, जबकि यूएस इस बात पर अड़ा हुआ था। और ये एक रेड लाइन थी जिसकी वजह से यूएस के साथ भारत की डील नहीं हो पाई। अब जो सूत्र मुझे बता रहे हैं उसके मुताबिक, जो उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बात निकल कर आई है, उसके मुताबिक भारत अभी भी इस पे अड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके, डेयरी सेक्टर को लेके, GM क्रॉप को लेकर के किसी भी तरह का कोई समझौता यूएस के साथ नहीं किया जाएगा। भारत इस बात पर अभी भी अड़िग है। लेकिन एक बात जो है कि अगले महीने का आखिर में यूएस की टीम यहाँ पर आएगी जो यूएस के साथ ट्रेड डील के बातचीत करेगी, लेकिन उस बातचीत में इस पर कोई समझौता नहीं हुआ, ये संकेत साफ मिल रहा है। यानी डील बहुत आसान नहीं होने वाला है। भारत बहुत, जिसको ट्रंप खुद कहते आए हैं कि भारत एक टफ नेगोशिएटर है, तो उस भूमिका में भारत यहाँ पे दिख रहा है। और भारत ने साफ कर दिया है कि इस पूरी डील में राष्ट्रीय हित जो है वो सर्वोपरि होगी, उसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और कोई डेडलाइन या किसी तरह के प्रेशर में नहीं आना है। और भारत ने यूके के साथ डील करके एक अपना मॉडल डील एग्रीमेंट सामने रख दिया है कि इसको आधार बना के ही बाकी देशों के साथ डील किया जाएगा। तो सबकी निगाहें इस बात पर टिकी रहेंगी कि यूएस की जो टीम आती है उस टीम के साथ किस तरह से बातचीत होती है और फिर कैसे बातचीत आगे बढ़ती है। लेकिन एक बात सही है कि जो ड्यूटी आज से लागू होनी थी वो फिलहाल के लिए 7 दिन बाद लागू होगी। ये लक्ष्मण जी, संक्षेप में जैसे कि आपने कहा कि ये जो यूके ट्रेड डील थी वो एक आपका काम करेगी, मतलब एक ब्रॉडर पिक्चर की तरह है ना, कि यही हमारा पाला है, हम इसी में खेलेंगे। यानी जब अगस्त के आखिरी में वो टीम आएगी तब भी कोई ब्रेक थ्रू इस मुद्दे को भारत सरेंडर नहीं करेगा, फाइनली स्पीकिंग, मतलब है ना। हाँ, इस मुद्दे पर एग्री, डेयरी GM के मुद्दे पर कोई सरेंडर नहीं करेगा। एक जो पॉइंट है वो आपको रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना और डिफेंस प्रोडक्ट खरीदना, वो एक है जिसमें शायद कुछ बातचीत बने तो बने। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और याद रखिएगा, इसीलिए अगर आप देखें इस बात का कयास अभी नहीं लगाना चाहिए कि कोई भी ब्रेक थ्रू इस
मुद्दे पे आ गए। जैसे कि लक्ष्मण जी ने कहा, ये 3 मुद्दे थे। मुझे याद है ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही, उस पहलगांव अटैक से पहले ही, अप्रैल के श्रेया फर्स्ट हाफ में इस बात की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन रही थी कि जिस प्रकार से बातचीत चल रही थी कि डील भारत सबसे पहले कर लेगा, ट्रेड डील, लेकिन यही 3 जगह पे पेच फंसा हुआ था। लक्ष्मण जी कह रहे हैं पेच यहीं पे फंसा हुआ है, तो कोई ब्रेक थ्रू की संभावना कम है। पर भारत ने कह दिया कि वो झुकने वाले देशों में से नहीं है, राष्ट्र सर्वोपरि है और उसी पर अडिग रहेगा। चलिए, ये भी अच्छी बात है। और अपने मतलब जैसे कि लक्ष्मण जी कहते हैं ना कि ये जो यूके वाली ट्रेड डील है, भाई हमारा ट्रेड डील का खाका जो है ना वो यही रहेगा, सैंपल है। हाँ, चलिए श्रेया, कैश कॉल ले लें आप। जी, टॉप कैश कॉल लेते हैं और टॉप कैश कॉल के लिए हमारे साथ होंगे प्रकाश काबा, चंदन तापड़िया और आशीष बहेती जी। प्रकाश सर, आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए टॉप कैश कॉल के लिए कौन सा स्टॉक चुना है आपने? वेल, गुड आफ्टरनून टू यू श्रेया। गुड आफ्टरनून सर। स्टॉक का नाम है हुंडे। हुंडे ट्रेड करा 2181 पर। स्ट्रक्चरली मुझे लगता है पॉजिटिव है, अप मूव मिला है आज। स्टॉप लगाना चाहिए 2160, करीब 21 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 2220 पॉसिबल है हुंडे। ओके, हुंडई आपकी टॉप कैश कॉल 225 की। चंदन, आप क्या पिक कर रहे हैं? बिल्कुल वीरू, मैं फोकस करूंगा यहाँ पे रेडिको खैतान पे। रेडिको खैतान में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। आज वॉल्यूम भी काफी अच्छे, ऊपर के लेवल से हल्का सा डिप आया, वापस खरीदारी के मौके बनेंगे। डेली वीकली हर प्राइस सेटअप पे मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, तो रेडिको खैतान पे ही खरीदारी की सलाह देंगे। मौजूदा लेवल से देखें तो 2775 का सपोर्ट होगा, ऊपर में लगभग वापस 2950 2970 तक के टारगेट बनने चाहिए। रेडिको 2838 पर, और ये एक बाय कॉल है। और कुछ देर में अभी मेरे सहयोगी आशीष आएंगे भी, एग्जैक्टली इनके जो नंबर्स थे जिन्होंने ड्राइव किया इस स्टॉक को, और साथ ही साथ इसकी मैनेजमेंट से बातचीत की, उस मैनेजमेंट के जो बातचीत के खास अंश हैं। देखिए ये नंबर्स, इसके टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन्स, तीनों फ्रंट पर आप देखें बेहद शानदार है। बात करेंगे उस पर, लेकिन ये कैश कॉल हो गई चंदन जी की। आशीष बहेती जी से बात करते हैं। आशीष जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, मेरे रडार में भी रेडिको खैतान ही था, बट इसी स्पेस से दूसरा जो स्टॉक है तिलक नगर इंडस्ट्रीज, उसमें भी काफी अच्छा सेटअप बना हुआ है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है और काफी अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे भी देखने मिल रही है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 495 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट्स रहेंगे वो 520 और 530 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, आशीष जी की वैसे पिक रेडिको खैतान थी। वैसे मूड माहौल ऐसा है मार्केट का कि एक अनार और 100 बीमार वाली बातें हो रही है। खैर, तिलक नगर इंडस्ट्रीज चुना है आशीष बहेती जी ने। टारगेट 520 और 530 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 495 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। गावस्कर ने पिक किया हुंडई, उनको ऑटो स्पेस से आज ज़्यादा अच्छा लग रहा है। टीवीएस मोटर पहले पिक थी, दूसरी हुंडई मोटर है, इसके भी टारगेट और स्टॉप लॉस रखते हैं। गावस्कर 2220 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 2160 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और चंदन तापड़िया जी ने रेडिको खैतान चुना है, यहाँ पर बेट लगाने की राय उनकी तरफ से। और टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर 2970 का टारगेट और 2775 के स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करने हैं। रेडिको जैसे बात कर रहे थे वीरेंद्र जी, रिजल्ट आए, इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे और स्टॉक पर रिएक्शन आप देख रहे हैं। तिमाही नतीजों की खास बात बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं। आशीष, बताइए रिजल्ट कैसे रहे? जिस तरीके से आज एक्शन देखने को मिल रहा है, अच्छे लगे हैं, क्या अच्छा लगा इसमें? देखिए, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया, लगातार तेजी देखने को मिल रही है और नतीजे अगर आप देखें तो टॉप क्लास देखने को मिले। कारण क्या है कि हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू, एबिटा, मार्जिन, पैट, यानी हर फ्रंट पर अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार और अब तक के सबसे बेस्ट क्वार्टरली नंबर जो है कंपनी ने पेश किए। मुनाफा 75 करोड़ से बढ़कर 171 करोड़, एबिटा 147 करोड़ से बढ़कर 232 करोड़ का देखने को मिला। लेकिन इंटरनल्स अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। खासतौर पर जो प्रेस्टीज एंड अबाव ये सेगमेंट जो होता है, इसमें 41% की जो केसेस में वॉल्यूम ग्रोथ आपको देखने को मिली। 3.84 मिलियन केसेस ये आंकड़ा रिपोर्ट हुआ है। और टोटल IMFL यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट पिछले साल के मुकाबले 38% की बढ़त देखने को मिली। 9.72 मिलियन केसेस इस बार इतनी वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन खास बात यह है कि आपको याद होगा
कि थोड़े दिन पहले CLSA की तरफ से बड़ी दमदार रिपोर्ट आई थी इनिशिएटिंग कवरेज वाली, और इसमें भी कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करके कहा था कि जो वाइट स्पिरिट होती है इसमें ये कंपनी मार्केट लीडर है, और साथ में अगर आप देखें तो इनका जो अल्ट्रा प्रीमियम एकदम लग्जरी जो सेगमेंट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो 3098 रुपये यानी इस भाव से भी देखें तो बढ़िया अपसाइड बता रहा है CLSA। और पिछले 6 महीने में इस स्टॉक ने लगभग 22% की तेज़ी दिखाई है, एक साल में 67% के शानदार रिटर्न्स दिए। स्टॉक ने लगाया है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। जी हाँ, ऑल टाइम हाई वाकई बेहद शानदार। अगर आप देखिए नंबर्स। आशीष, चलिए आइए मैनेजमेंट से बातचीत शुरू करते हैं। मिस्टर दिलीप के पारिया साहब जुड़े हैं हमारे साथ, CFO के कप्तान के। दिलीप जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। स्ट्रॉन्ग नंबर्स सर, आई मीन यकीन मानिए स्ट्रॉन्ग नंबर्स। मार्केट ने आज सैल्यूट किया है नंबर्स को, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन्स, फ्रंट पे, सब में अगर आप देखें अच्छा सुधार। एग्जैक्टली इस क्वार्टर की, क्योंकि मल्टीपल स्पेस हैं, आप ओवरसीज करते हैं कारोबार, एक्सपोर्ट्स हैं, आपके डोमेस्टिक बिजनेस है, एक्चुअली इस क्वार्टर की जो ड्राइविंग फोर्स थी वो क्या थी सर? ये क्वार्टर हमारे लिए सभी एंगल से बेहतरीन रहा है। हर एंगल पे हमने इंडस्ट्री में बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। वॉल्यूम हमारे 0.72 मिलियन रहे फॉर द क्वार्टर, विच इज 37.5% हायर। EBITDA 6% हायर बाय 231 crores फ्रॉम 148 crores। टोटल इनकम इज अप बाय 75%। एंड मेनली जो ग्रोथ आई है वो प्रीमियम एंड अबव सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ रही है। प्रीमियम सेगमेंट 40% से ऊपर ग्रो किया है। इसमें जो ब्रांड्स है, काफी ब्रांड्स हैं, उनकी ग्रोथ। मैजिक मोमेंट वोडका, जो कि हम वोडका में 60% प्लस मार्केट शेयर रखते हैं इन एनी प्राइस कैटेगरी। दिस हैज गिवन ऑन लास्ट ईयर हमारा 7 मिलियन से ऊपर वॉल्यूम था। इस साल 20% से ज्यादा ग्रोथ इस क्वार्टर में रही है उसमें। एंड इसमें आगे भी कंटिन्यूसली ग्रोथ रहने की पूरी उम्मीद है। आफ्टर डार्क डिलक्स विस्की, ये 2022-23 में हमने इसको रिवैम्प किया था। ये पहले साल में 9 लाख पेटी था, लास्ट ईयर 1.9 मिलियन केस रहा। इस क्वार्टर में भी 100% से ज्यादा ग्रोथ रहा है। एंड क्वार्टर इस साल के एंड में मोर देन 100% ग्रोथ रहेगा इस। ओके, मैं एक चीज़ आपके नंबर से पढ़ भी रहा था सर, और वो है, आपने और कहा भी कि इंटरेस्ट बर्डन कम होगा। आउटस्टैंडिंग डेट कितना है आपका, और जब आप कहते हैं कि इंटरेस्ट बर्डन कम होगा, बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल कितना डेट रीपे कर देंगे? सो मतलब जो आपको नेट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके थोड़े कम हो जाएंगे। थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, माफ कीजिएगा। डेट का रीपेमेंट काफी स्पीड से बिकॉज ऑफ कैश फ्लो जनरेशन कम हो रहा है डेट। एंड इस क्वार्टर में भी हमने जो डेट पे किया है, 164 करोड़ का डेट पे किया है बाय इंटरनल अप्रूवल एंड मैनेजिंग द वर्किंग कैपिटल। और आगे भी हमें उम्मीद है कि डेट का रिडक्शन काफी तेजी से नीचे आएगा। अगले साल तक ये कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। अभी इस क्वार्टर के एंड में हमारा नेट डेट 410 करोड़ रुपया है। सो वी आर वेरी कंफर्टेबल। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बिनाइन, वेरी लो, so 7.1%. तो इंटरेस्ट आउटफ्लो विल आल्सो बी कंटिन्यूअसली गोइंग डाउन। ओके सर, ये जो वाइट स्पिरिट का जो पूरा मार्केट है उसमें आपका एग्जैक्टली मार्केट शेयर कितना है, और आगे आने वाले वर्षों में आपका मार्केट शेयर और कितना कैप्चर हो जाएगा, इसमें आपकी बाजार हिस्सेदारी क्या होगी? White spirit in whole industry is the fastest growing segment, and the growth in white spirit for last 3-4 years is in the strong double digit. Radico is pioneer in white spirit, and Magic family, we have the brand at every price point. Magic Moment, then Magic Moment Flavor, Verve Flavor, and Dazzle. And now on luxury side, the Spirit of Kashmir. We virtually command this category, vodka category, और हमारा market share in all vodka being sold in India is in the range of around 58 to 60%. So we dominate the vodka category, and we will continue to give market and the consumer various options, so that इसमें हमने एक ब्रांड, 2 ब्रांड और लॉन्च किए हैं, which is very very unique for Indian flavor point of view.
Magic Moment, Alfonso, this comes in Flavor of India category, and Thandai, which are also being consumed the highest in India. So ये दो फ्लेवर मैजिक फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे पोर्टफोलियो को। चलिए शुक्रिया सर। दिलीप सर आपसे बात और करते, और हालांकि आपके नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं, ऑल टाइम हाई पे आपका शेयर ट्रेड कर रहा है, आप एक वेल्थ क्रिएटर भी हैं इन्वेस्टर्स के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम जुड़ने के लिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। शेयर कार्यक्रम की शुरुआत में कह रही थी ये दुख काहे कम नहीं होता, जब दुख कम नहीं होता तो ऐसे ही होता है। रेडिको खेतान ऑल टाइम हाई पे होता है, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, और वो भी फ्राइडे के दिन ऐसा होता है। और स्टॉक पिक्स भी देखिए, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, रेडिको खैतान खैर रेडिको खैतान, राजेश अग्रवाल जी, आपने अभी मैनेजमेंट को सुना, नए फ्लेवर्ड से मार्केट शेयर बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। इस पूरे सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक आपको अच्छे लग रहे हैं? रेडिको खैतान, तिलक नगर, और कोई ऐसा स्टॉक जो आपको पसंद है, रडार पर है आपके? ये देखिए, एक ऐसा सेक्टर है जिससे ट्रम्प हो या कोई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग खुश हैं तो भी कंज्यूम कर रहे हैं, दुखी हैं तो भी कंज्यूम कर रहे हैं। अभी वीरेंद्र जी बोल रहे हैं दुख खत्म का ही नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है वीकेंड पे अच्छा ही कंज्यूम होने वाला मेरा है। नहीं है, मेरा नहीं है वो, मेरा नहीं राजेश जी, वो श्रेया के वर्ड्स हैं, दुख का खत्म नहीं हो रहा है। ये तो मसान के वर्ड्स हैं। अपन तो शॉर्ट थे, अपन तो खुश हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कौन से शॉर्ट्स? नहीं, मतलब इंडेक्स शॉर्ट्स। ये बात सही है, एकदम सही कहा। आंवला शॉर्ट्स, जिंजर शॉर्ट्स। चलिए आप स्टॉक से बात बताइए। स्टॉक्स पे अगर आए तो रेडिको खैतान के जिस तरीके के नंबर्स वगैरह आए और जो इनके ब्रांड पोर्टफोलियो है, और अभी मैनेजमेंट को भी सुना जिस तरीके के इनके प्लान्स है, उन सबको देखते हुए मुझे लगता है इसमें गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। आज ही बहुत अच्छा बढ़ गया है तो थोड़ा सा रुक जाए, कुछ कंसोलिडेशन आता है वहाँ खरीदारी करनी चाहिए। इस वक्त जो स्टॉक हमें थोड़ा बेहतर स्थिति में वैल्यूएशन के लिहाज से लग रहा है वो यूनाइटेड स्पिरिट्स का है। तो जहाँ पे डीआईओ वगैरह की एंट्री के बाद उनके प्रोडक्ट प्रोफाइल भी अच्छे हैं, डेट्स में भी थोड़ी कमी आई है, कुछ आईपीएल वाली टीम भी है, तो वो सारी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि वो स्टॉक जो है, क्योंकि रेडिको कंपनी अच्छी है बट बहुत चल चुकी है, तो वहाँ पे अपसाइड उतना नहीं बनता है जितना यूनाइटेड स्पिरिट्स पे बनता है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो यूनाइटेड स्पिरिट्स के फेवर में आता है, तो वहां पे ध्यान रखने की सलाह दूंगा। दूसरा, तिलक नगर, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक नया ब्रांड खरीदा था प्रयागर और रिकार्ड से, वो जो इनके पोर्टफोलियो में आ जाएगा तो वहां से भी नंबर्स बेहतर होते हुए नजर आएंगे, मार्जिन प्रोफाइल अच्छी होती हुई नजर आएगी। तो ये दो स्टॉक है जहाँ ध्यान रख सकते हैं। ओके, फिलहाल ये दो स्टॉक्स आपको रडार पर रखना चाहिए। ये सेक्टर पे बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और धमाकेदार ऑप्शन लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शन लेंगे हम मानस जायसवाल जी से, चंदन तापड़िया और आशीष बहेती जी से। बताइए आशीष जी, धमाकेदार ऑप्शन के लिए क्या चुना आपने? जी देखिए, फार्मा में काफी गिरावट है, तो लॉरस लैब में भी हम देख रहे 2 दिनों से प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रही है, और यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू इसे ट्रेड करना ज्यादा बेटर रहेगा। तो 840 की जो पुट है उसमें खरीदारी की जा सकती है, 23 रुपए के करीब ये चल रहा है। इसमें जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 15 रुपए का लगाना है, पर में 35 रुपए और 40 रुपए तक का टारगेट इसमें देखने मिल सकता है। ओके, लॉरस लैब आपका 840 का अगर आप देखें तो ट्रेड। चंदन जी आप क्या पिक कर रहे हैं? बिल्कुल, मेरा फोकस रहेगा यहाँ पे एबीबी पे। एबीबी में एक बिग डाउन देखने को मिल रहा है और डेली चार्ट में कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं। पिछले 6 वीक में जो करेक्टिव बिहेवियर है वो इनफैक्ट और इंटेंसिफाई देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से डिसाइसिवली 5500 के नीचे होल्ड कर रहे हैं, काउंटर में नीचे में 5200 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो मैं 5300 का एबीबी का पुट लेने की सलाह दूंगा। लगभग 135-38 के आसपास ये पुट ले। सपोर्ट रहेगा 105 का, ये पुट आपको ऊपर में लगभग 180 तक की टारगेट दिखा सकती है। ओके, एबीबी इंडिया का 5300 का पुट लेना है चंदन तापड़िया जो कि ये पिक। बताइए मानस जी, आपकी पिक क्या होगी? तो देखिए, बीडीएल के 1550 के पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है। एक फ्रेश ब्रेकडाउन चार्ट पे देखने को मिला है, तो बीडीएल का 1550 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं, जो 50-51 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 34 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 80 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, बीडीएल के 1550 की पुट 51.30 पे आपको लेनी है। मीनवाइल निफ्टी बैंक इज एट डे लो, निफ्टी आईटी, 3 ट्रेड्स पूरे हो गए, उसके बाद मैं थोड़ा इंडिसेस पे आ रहा हूँ। निफ्टी आईटी एज डे लो 34,759 और अब
फाइनली हम उस जोन में जा रहे हैं जिसमें हम चैलेंज कर रहे हैं अब 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग को। याद रखिएगा, नोट करके रख लीजिए, और इट्स 24592, वो एवरेज जिसको हमने 2 दिन पहले सम्मान दिया, कल सम्मान दिया, हम उसको वायलेट करने की तैयारी कर रहे हैं। एक्यूट प्रेशर है बाजार में 618 और 592, यानी करीब 18 और 8, लगभग अगर आप देखें तो यहाँ पे 26 अंकों का फासला रह गया, हार्डली 26 अंकों का। क्या क्या प्रेशर पे डाल रहा है मार्केट पे? एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रेशर कहाँ से आ रहा है? नो डाउट फार्मा एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रेशर है। रिलायंस सुबह बैकफुट पे था, रिलायंस ने थोड़ा सा प्रेशर डाला था, इट्स नाउ 1399। रिलायंस नहीं, रिलायंस तो अगर आप देखें फिर भी ठीक ठाक है, रिलायंस में कोई दिक्कत नहीं है। रिलायंस अभी भी 1400 के भले ही नीचे हो, लेकिन एक ट्रैजेक्टरी ठीक ठाक है। प्लीज़ कंट्रीब्यूटर्स रखिए एक बार स्क्रीन पे। मेटल्स कोलैप्स हुए हैं, ओएमसीज, फार्मा, सब में पेन है। और कंट्रीब्यूटर्स प्लीज़, और सन फार्मा, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एक बार लेके आइएगा आईसीआईसीआई बैंक, इसको देखते हैं। और आईसीआईसीआई बैंक की वीकनेस जो है ना, वो इस वक्त बैंक निफ्टी को नीचे ड्रैग करती हुई 1473। चंदन, आईसीआईसीआई बैंक पे आपका टेक क्या है? अब अच्छा, चंदन है नहीं इस कार्यक्रम में। आशीष बैती जी, आप क्या कहेंगे? मतलब कोई शॉर्टिंग की अप्रोच रखेंगे आईसीआईसीआई बैंक में, या फिर एटलीस्ट 1460 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है जहां पर इसका 20-day में अलाइंड है मेरे ख्याल से? जी, वीरेंद्र जी, प्रेशर तो बन रहा है आईसीआईसीआई बैंक में, और जिस हिसाब से अब थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग मूड में भी जा रहा है ये, अभी तक स्ट्रेंथ ज़रूर है, स्टॉक 10 EMA के आसपास में ही होवर कर रहा है। लेकिन अगर किसी को शॉर्ट जाना है तो उसे ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करने की सलाह रहेगी। 1460 की जो कॉल है उसमें खरीदारी 1460 की पुट में खरीदारी की जा सकती है। 19 रुपए के करीब ये ट्रेड कर रही है। इसमें जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 14 रुपए का ऐसे लगाएं। ऊपर में 25 रुपए तक का टारगेट इसमें देखने मिल सकता है। ओके, आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर डेलो के आसपास क्लोज होने की तैयारी, 1472 के लेवल पर। ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं, आशीष बहिती जी ने बताई, पुट लेने की राय दी है फिलहाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सीडेंट ऑफ द डे की। जिस तरीके से पीएनबी हाउसिंग आज टूटा है, 17% का डेंट इस पर्टिकुलर काउंटर में आज पड़ा, लेकिन सवाल है कि क्यों टूटा, क्या वजह रही, ये समझते हैं यतिन जी से। यतिन जी बताइए, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। क्लियरली, और स्टॉक में लगभग 16% का दबाव, इनफैक्ट अभी स्टॉक डेज लो पे ट्रेड करता हुआ आपको नजर पड़ रहा है। और पीएनबी हाउसिंग, ये जो गिरावट आपने 18% की देखी है, ये देखिए मैनेजमेंट में चेंजेस की वजह से। गिरीश कौसगी सीईओ के पद से इस्तीफा देंगे, जो इफेक्टिव है अक्टूबर महीने से। और अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 3 साल के कार्यकाल के बाद ये बिल्कुल अचानक से ही पीएनबी हाउसिंग छोड़ रहे हैं। अच्छा, कोई अनाउंसमेंट भी नहीं है कि नया मैनेजमेंट कौन होगा, तो ये अचानक से जो क्लियरली इम्पैक्ट आया है स्टॉक पे, ये मैनेजमेंट को लेके कंसर्न्स हो रहे हैं। इनके कार्यकाल में पिछले 3 साल में शेयर लगभग 3 गुना बढ़ा हुआ है। और अगर हम बात करें तो बीच में चीफ सेल्स ऑफिसर दिलीप जी भी कंपनी को छोड़ के चले गए। तो बहुत सारे एग्जिट्स हमने देखे हैं पीएनबी हाउसिंग में रिसेंटली, पिछले खास करके 6 महीनों में, जिसके कारण अब स्टॉक प्रेशर में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली ने अपना प्राइस टारगेट काट के 1100 कर दिया है, जो पहले 1300 था। उनको लगता है कहीं ना कहीं ये जो अनसर्टनिटी है एमडी और सीईओ के जाने के बाद और काउंटर में बढ़ेगी। और अब पीएनबी अगर कोई पीएसयू क्षेत्र से या कहीं और से जो नया एमडी सीईओ लाता है, उसके बाद ही पता चलेगा स्टॉक में किस तरीके से पोजिशनिंग करनी है। बट हाँ, हाल फिलहाल ब्रोकरेजेस भी वैल्यूएशन के लिहाज से और ओवरऑल जो मैनेजमेंट चेंजेस हैं उसके लिहाज से स्टॉक पे थोड़े नेगेटिव हो चुके हैं। ओके, नेगेटिव अप्रोच है, रेटिंग भी घटाई है और एक बड़ा क्वेश्चन मार्क तो फिलहाल बनाई है। और पिछले 6 महीने में जिस तरीके से एग्जिट देखने को मिली, वो परेशानी का सबब पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के लिए और स्टॉक डे लो पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 4 का चौका लेते हैं। सस्ता ऑप्शन लेंगे मानस जायसवाल जी से, एफएनओ सुपरस्टार के लिए आशीष बहिती जी हैं, चार्ट का चमत्कार बताएंगे प्रकाश गाबस से, और मिड कैप फंडा के लिए राजेश अग्रवाल जी। बताइए सस्ता ऑप्शन क्या होगा मानस जी? तो देखिए, जिंदल स्टील पे मेरा ध्यान है। यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बन रहे थे। स्टॉक ने आज अपनी 20-day मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, 50-day मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है और पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद 50-day मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 200-day मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो जिंदल स्टील का 950 वाला पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। 30 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 22 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी और 45 रुपए के आपको टारगेट सेट करने हैं। ओके, तो एफएनओ सस्ता ऑप्शन के लिए मानस जी ने जिंदल स्टील को चुना, यहाँ पे खरीदारी की राय। एफएनओ सुपरस्टार के लिए आशीष बैती जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? पुट लेनी है आपको जिंदल स्टील की, रैप में बताएंगे। आशीष जी बताइए, एफएनओ सुपरस्टार।
जी अंबुजा सीमेंट पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सीमेंट एज अ स्पेस काफ़ी स्ट्रेंथ था और अंबुजा सीमेंट में भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई थी। सिर्फ कल नंबर्स पे थोड़ा सा नीचे और रिएक्शन देखने मिला, स्टॉक 4% गिर गया था, लेकिन आज वापस रिबाउंड देखने मिल रहा है। स्टॉक ने 20 डे में अपना रीगेन किया और हमें लग रहा है यहाँ से वापस इसकी स्ट्रेंथ कंटिन्यू हो सकती है। 595 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है। 620 और 630 तक के टारगेट्स के लिए। कि यहाँ पे अंबुजा सीमेंट्स आपका यहाँ पे ट्रेड है। चार के चमत्कार के चलते हैं प्रकाश का सर के पास। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप? स्टॉक मेरा है JSL, जिंदल स्टील। पहले तो जिंदल स्टील एंड पावर, ये है JSL है। इसका ट्रेड करा 705 के आसपास, स्टॉप होगा करीब 700 का, तो करीब 5 रुपए का स्टॉप लॉस है। नियर टर्म टारगेट 720 के, स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है JSL। JSL आपका बाय कॉल 705 पे। राजेश अग्रवाल जी के पास चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, तैयारी तो मैंने हुंडई की करके आई थी, लेकिन फिर वो ये एक अनार 100 बीमार वाली कहानी हो जाती, तो मैंने अभी चेंज किया है और मेदांता के साथ जाना चाहूंगा। मेदांता अगर आप देखें तो डॉक्टर नरेश तैरान के द्वारा बनाई गई एक हॉस्पिटल चेन है जो कि नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन में बहुत अच्छा कारोबार कर रही है। इस वक्त 5 हॉस्पिटल्स हैं इनके, गुड़गांव, इंदौर, रांची और पटना में। मार्च के अंत तक 3042 बेड थे। अब इनका एक नया हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन नोएडा में है। 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुंबई में आ रहा है और 500 करोड़ के केपेक्स के साथ 400 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल असम में आ रहा है। और इनका जो लॉन्ग टर्म गोल है कैपेसिटी को 5000 बेड कर देने का है। लखनऊ और पटना के हॉस्पिटल्स में अच्छी बढ़त होने लगी है उनके कमाई में, और आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है या मेडिक्लेम वगैरह को कोविड के बाद बढ़ावा मिला है, मेडिकल इंश्योरेंस को, वो सब चीज पूरे हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए अच्छी है। और इस चेन की बात करें तो ये ज्यादातर उस एरियाज में फोकस करती है जहाँ पर टायर 2 रीजन्स है, जहाँ बेड्स पर पेशेंट बहुत कम है। आज की डेट में अगर आप देखो तो तिमाही दर तिमाही एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड भी बढ़ता हुआ जा रहा है और साल के अंत में करीब 63,000 रुपए का था। तो मैं समझता हूँ इस स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। 1500 रुपए के टारगेट आने वाले 9 से 12 महीने में बिल्कुल हो सकते हैं, तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। 1500 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं ग्लोबल हेल्थ में। ये पसंदीदा स्टॉक राजेश अग्रवाल जी का। 4 का चौका हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन से, माइनस जी ने सस्ता ऑप्शन सुझाया। पुट लेनी है आपको JSPL की, टारगेट 45 और 22 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है। FNO सुपरस्टार के लिए अंबुजा सीमेंट के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय, टारगेट 620 से 630 तक के एक्सपेक्टेड है। 545 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस, 595 का, माफ कीजिएगा। और साथ ही प्रकाश गावस्कर ने जिंदल स्टेनलेस चुना चार्ट का चमत्कार के लिए। 720 का टारगेट, खरीदारी की राय उनकी तरफ से, और 700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। और अभी मिड कैप फंडा राजेश अग्रवाल जी ने बताया ग्लोबल हेल्थ 9 से 12 महीने के लिए 1500 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में और रिजल्ट्स की बात करते हैं। सोमवार को आने वाले नतीजे पर नजरें रहेंगी और कल फेडरल बैंक और ABB के नतीजे आएंगे। वहीं सोमवार को DLF, मैरिको और बिंदु फार्मा समेत 7 कंपनियों के नतीजे आएंगे। नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष चतुर्वेदी और दीपाली राणा। आशीष, पहले आपके पास आना चाहूंगी, DLF और फेडरल बैंक के नतीजों का क्या अनुमान है, स्ट्रीट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको फेडरल बैंक के नतीजे बता देता हूँ। मोर और लेस आपको थोड़े से फ्लैटिश ही साइड पर देखने को मिलेंगे, कुछ अच्छी बातें भी हैं, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है। पिछले साल के मुकाबले कोई खास बदलाव नहीं है। इनफैक्ट अगर आप बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें, PPOP, तो 1500 करोड़ के आसपास पिछले साल था, जो कि अब 1450, यानी बिल्कुल फ्लैट ही है। थोड़ी सी गिरावट ज़रूर है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 12% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन असेट क्वालिटी के लिहाज से जहाँ पर कुछ बैंक्स में हमने थोड़ा सा पेन देखा है, इसमें अगर आप देखें तो सीक्वेंशियल तौर पर कोई खास बदलाव ही नहीं है। इनफैक्ट 1.8% पर GNPAs आपके स्टेबल देखने को मिलेंगे। नेट NPAs 0.4% पर रहेंगे। डिपॉजिट ग्रोथ ऑलरेडी हमें पता है 8.7% की है, पिछले साल थी तकरीबन 20% की, बड़ा हाई बेस था। लोन ग्रोथ 8% की देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अगर आप देखें तो असेट क्वालिटी के दम पर स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं फेडरल बैंक की तरफ से।
अब बात करते हैं डीएलएफ की। तो डीएलएफ के नंबर्स अगर आप देखें तो कुछ एक चीज़ इसमें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि जितने भी ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स देखेंगे सबके मुनाफे का आंकड़ा जो है बहुत ज़्यादा वेरिड है, तो सिंपल एवरेज निकालना थोड़ी सी गलती हो जाएगी। इसके लिए जो सिर्फ मोतीलाल ओसवाल के जो एस्टिमेट्स है ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 23% बढ़ सकती है, 1362 करोड़ से बढ़कर 1675 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिलेगा। ऑपरेशनल फ्रंट पर अच्छी तिमाही है। एबिटा बहुत बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मार्जिन में एक्सपांशन है, 36.8% के एबिटा मार्जिन ये बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा है। और मुनाफे में भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 43% की बढ़त देखने को मिल सकती है, यानी 645 करोड़ से बढ़कर 926 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मुनाफे के आंकड़े के बेसिस पर आपको जज नहीं करना है। इनमें रियल एस्टेट कंपनीज में सारा जो अकाउंटिंग का खेल होता है प्री सेल्स के हिसाब से होता है। तो जो लॉन्ग टर्म की प्री सेल्स गाइडेंस है FY26 की वो 20 से लेकर 22,000 करोड़ के आसपास की है। जो नई बुकिंग्स है इसमें पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 2 गुने की बढ़त देखने को मिलेगी, 12,800। और जो हाल ही में इन्होंने मुंबई में लॉन्चेस किए हैं इसका इम्पैक्ट कैसा रहता है, फीडबैक क्या आता है, ये ज़्यादा की मॉनिटरेबल है। डीएलएफ की तरफ से भी अगर आप देखें तो फ्लैटिश नंबर एक्सपेक्टेड है। ओके, फ्लैटिश नंबर फेडरल बैंक और डीएलएफ से एक्सपेक्टेड। शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। दीपाली आप बताइए और बिंदु फार्मा के नतीजे कैसे रह सकते हैं? क्या स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है, डे लो पर कारोबार कर रहा है? और बिंदु फार्मा, हालांकि पूरा फार्मा सेक्टर ही आप देखिए प्रेशर में है, स्ट्रीट से क्या एक्सपेक्टेशंस? थैंक यू श्रेया। और नंबर्स मिक्स रहेंगे औरोबिंदो फार्मा के। और यूरोपियन बिजनेस तो बेहतर करेगा लेकिन यूएस बिजनेस में थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिल सकता है सीक्वेंशियल बेसिस में। हालांकि ओवरऑल फिगर्स देखें तो नेट सेल्स में 6% के आसपास का ड्रॉप एक्सपेक्टेड है वाई बेसिस पे। मुनाफा 5%, 6% इनफैक्ट माफ कीजिए रेवेन्यू बढ़कर आ सकता है, लेकिन मुनाफे में 2% की डी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वहीं एबिटा में आपको 6% की ग्रोथ दिख रही है। मार्जिन स्लाइटली इंप्रूव हो रहे हैं, हालांकि सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो मार्जिन ड्रॉप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूएस सेल्स देखेंगे इस क्वार्टर में तो मार्जिनल डिक्लाइन होंगी 3% के आसपास। $413 बिलियन यूएस सेल्स का आंकड़ा रह सकता है। दरअसल जो रेव लिमिट की वॉल्यूम्स हैं वो तो ग्रो कर रहे हैं लेकिन प्राइस इरोजन भी हो रहा है, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम्स का बेनिफिट आना चाहिए वो ऑफसेट हो रहा है। ओवरऑल इंजेक्टेबल बिजनेस भी म्यूटेड ही रहा है यूएस में, लेकिन यूरोपियन कारोबार बेहतर करते हुए दिखाई देगा। इस क्वार्टर में जो यूरोपियन सेल्स हैं वो 12% ग्रो हो सकती है। न्यू लॉन्चेस का फायदा मिलेगा, इंक्रीज हुई है ब्रांड की रीच, उसका बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड था कि इस क्वार्टर में पेंजी यूनिट का या फिर जो रिलेटिव पीएलआई बेनिफिट है उसका फायदा मिलेगा, तो वो कंट्रीब्यूशन शायद नेग्लिजिबल रहे इस क्वार्टर में। इसकी टाइमलाइन को लेकर आगे मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रहेगी वो इंपॉर्टेंट है। नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि मैनेजमेंट का ट्रम्प टैरिफ इम्पैक्ट को लेकर क्या कमेंट आते हैं, इन केस अगर कंपनी कुछ कमेंट करती है, क्योंकि ऑलरेडी जो यूएस जेनरिक कारोबार हैं उस पर कंपनी के जो मार्जिन होते हैं वो थिन होते हैं। और अगर गोइंग फॉरवर्ड ये मार्जिन और श्रिंक होते हैं तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट आ सकता है। तो इस पर कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। रेगुलेटेड मार्केट्स में कंपटीशन क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, वहाँ किस तरीके के प्लान है कंपनी के, उस पर कमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। और साथ ही पेंजी प्लांट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किस तरीके का है, कब तक पूरा बेनिफिट मिलेगा, कौन से क्वार्टर के अर्निंग से, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन नंबर्स ओवरऑल मिक्स रहने की पॉसिबिलिटी है। ओवरऑल नंबर्स मिक्स रहेंगे और बिंदु फार्मा की स्वीटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शुक्रिया आशीष, शुक्रिया दीपाली जानकारी के लिए। एक बार डीएलएफ का चार्ट चेक लेना चाह रही थी मैं। ओबरॉय रियल्टी के नंबर्स आए, एल्गुधा के नंबर्स आए, काफ़ी ख़राब नतीजे और स्टॉक ने रिएक्ट भी किया था अकॉर्डिंगली। पेन में तो है रियल्टी स्पेस, लगातार गिरावट का शिकार होता हुआ जा रहा है। बीच में एक बार हमने रिवाइवल के साइंस देखे लेकिन वो इतनी टिकाऊ नहीं लगी, मार्केट ही पूरा ख़राब है। प्रकाश गाबो सर आप बताइए, डीएलएफ आधा फीसदी करीब गिरकर डीलों के आसपास ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। कोई ट्रेड शॉर्ट साइड के या फिर बाई साइड के क्या लग रहे हैं आपको, स्ट्रेंथ नजर आ रही है क्या, करना क्या चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में? देखिए डीएलएफ बाय तो नहीं बनता लेकिन सपोर्ट पर है। अगर ये सपोर्ट टूटता है कल का लो तो एक ब्यूटीफुल सेल बनता है। और अभी ट्रेड करेगा करीब 780 के आसपास और कल का लो है करीब 775। 5 रुपए और टूटे, आज टूटे, कल टूटे, परसों टूटे, जब भी टूटेगा अच्छा ट्रेड बनेगा द शॉर्ट साइड। लॉन्ग ट्रेड तो नहीं बनता जब तक कि 800 पार नहीं करते, प्योरली और ट्रेडिंग बैट, लेकिन मेरे ख्याल से अब ट्रेड नहीं है डीएलएफ। ओके, डीएलएफ फिलहाल तो बाई नहीं है और लगातार प्रेशर में पूरा स्पेस ही आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल से होगी बातचीत, तो बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। वी आर डे लो, दिन के सबसे निचले स्तरों पे इंडिसेस आके ट्रेड करते हुए बैंक निफ्टी 55,700 पे, यानी अगर
निफ्टी बैंक यहाँ पे क्लोज भी हो जाए तो याद रखिएगा मतलब इस दौर की हाईएस्ट मतलब लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी होगी क्लोज होने वाली। कल हम इससे नीचे और गए थे बट क्लोज नहीं आया था, याद रखिएगा। खैर अभय अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और अभय जी वातावरण भय का है, अब किस चीज़ का है ये आप बताइए। अर्निंग्स, ट्रम्प, टैरिफ, रोज़ बरोज़ उनका एक सेक्टर पे इम्पैक्ट, एक तो ब्रॉडर, दूसरा आज फार्मा को लपेटे में ले लिया। और दिक्कत इस बात की है कि जो भी हमारी ड्राइविंग फोर्स होती है, आज से 3 रोज़ पहले फार्मा थी, वो हमारी डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर रही थी, आज वही हमें ड्रैग कर रही है। क्या लग रहा है सर, आई मीन ये माहौल जिस प्रकार की अर्निंग्स रही, अभी मार्केट्स फर्दर ड्रिफ्ट करेंगे क्या, यहाँ से नीचे और आएंगे क्या? जी वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून। देखिए, 1 महीने पहले मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि जिस तरह की अर्निंग्स आएंगी और मैक्रो एनवायरनमेंट है, मार्केट ऊपर ट्रेंड करेगा, पर वो बिल्कुल भी वैसा हुआ नहीं। और अभी जो मार्केट में प्रेशर है, जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि 4-5 चीज़ें एक साथ जुड़कर मार्केट पे प्रेशर डाल रही हैं। सबसे बड़ा एक जो मुझे आश्चर्य है, और थोड़े मार्केट जो फंड मैनेजर्स हैं उनको भी एक हमको थोड़ी हैरानी ये इस बात की है वीरेंद्र, कि जो मार्च अप्रैल में सरकार की तरफ से काफ़ी बेनिफिट्स दिए गए थे, आरबीआई ने रेट काटा, बजट में टैक्स रेट काटा, सबका एक्सपेक्टेशन ये था कि एक कंजम्पशन, इससे ग्रोथ आएगी कंजम्पशन में, और वो हमको दिखेगी रिजल्ट्स में, एफएमसीजी के रिजल्ट्स में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के रिजल्ट्स में, ऑटो के रिजल्ट्स में, रियल एस्टेट के रिजल्ट्स में। पर वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो आप एनालाइज करें कि एकदम ऐसा हुआ कि जो भी सरकार ने सॉप्स दिए, उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं आया अभी तक अर्निंग्स का। अब एक तरह से ये सोचा जा सकता है कि शायद एक क्वार्टर के लैग के बाद आए, तो जो करंट क्वार्टर है जिसमें अभी हम हैं उसमें उसका बेनिफिट दिखे, तो अगले नंबर्स जो आएंगे वो बेटर आएंगे। पर दूसरी तरफ जो टैरिफ का रोज बरोज का नया एक कहानी है, कभी होने वाला है एफटीए साइन, कभी नहीं होने वाला है, कभी रेट किस रेट पे लगेगा, किस सेक्टर को लगेगा। आई थिंक ये भी एक मार्केट को कैप कर रहा है। और तीसरी बात वीरेंद्र ये है कि एफपीआईज की सेलिंग इंसिस्टेंट है, और जो डीआईआईज हैं, आप देखें नंबर्स, उन्होंने काफी कुछ अपना कैश यूज कर लिया है। जो 1 महीने पहले तक एक कैश होल्डिंग जो डीआईआईज की काफी होती थी, वो अब मटेरियल लेवल पे कम हुई है। तो अब ये कहाँ तक सपोर्ट कर पाएंगे एफपीआईज की सेलिंग के सामने, और ग्लोबल मार्केट्स भी अंडर प्रेशर हैं। डॉलर वापस स्ट्रेंथन हो रहा है, डॉलर की 30 साल की यील्ड अभी भी 5% के आसपास बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि अगले महीने 1.5 महीने मार्केट पे प्रेशर रहेगा, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इससे समझौता कर लेना चाहिए, रादर देन एक्सपेक्टिंग अ वी शेप रिकवरी इन द मार्केट। ओके अभय जी, वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। समझौता तो करना ही पड़ेगा, और आपने कारण भी बताए, अर्निंग्स डिसअपॉइंट कर रही है, एफआईज की ओर से बिकवाली हावी, टैरिफ टेंट्रम का डर सता रहा है मार्केट को, तो सेक्टर स्पेसिफिक काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। चौतरफा तो बिकवाली है, थोड़ा एफएमसीजी पैक को छोड़ दे तो अब 1-1.5 महीने तक ये गिरावट रह सकती है, आप ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसे में कोई ऐसा स्पेस जहां पर आपको लगता है मौका बन सकता है आने वाले, क्योंकि आपने भी उम्मीद जताई कि शायद सेकंड क्वार्टर से हो सकता है कि सुधार देखने को मिले, तो ऐसे मूड माहौल में क्या हम इसे अपॉर्चुनिटी समझें, और कोई ऐसा स्पेस जो आपको पसंद आ रहा हो जहाँ पे हाथ लगाया जा सकता है, तो वो कौन सा होगा? ये देखिए, 3 स्पेस ऐसे हैं श्रेया, गुड आफ्टरनून, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी जिनको जो ना काफ़ी इंसुलेटेड हैं, जिनके नंबर्स भी अच्छे आए हैं, कमेंट्री भी बहुत पॉजिटिव है, और जो टैरिफ का जो प्रेशर है वो एक्चुअली इनके फेवर में काम करेगा। उसमें सबसे बड़ा सेक्टर है जो ईएमएस का सेक्टर है, जिसमें आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग है। अगेन ये मेरे बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, पर ये सारे कंपनीज हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो केन्स है, सिरमा एसजीएस है, एम्बर है, डिक्सन है, ये सारी कंपनीज हैं। इनका एडवांटेज ये है कि गवर्नमेंट को भी इनको सपोर्ट करना पड़ेगा ग्रोथ करने में, क्योंकि ये डोमेस्टिक इकोनॉमी को, डोमेस्टिक मार्केट को ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो ये ईएमएस का बड़ा स्पेस है। दूसरा जो एक इमर्जिंग स्पेस मैं देख रहा हूँ, ई कॉमर्स का है, जिसमें इंटरनेट बेस्ड जो भी कंपनीज हैं,
चाहे वो इंश्योरेंस में हो, चाहे वो कार ट्रेडिंग में हो या फिर डिलीवरी में हो, मुझे लगता है कि उनके ने काफ़ी अपना यूनिट इकोनॉमिक्स जो है, जो नेगेटिव होता था, वो सॉर्ट आउट कर लिया है, लीडरशिप पोजीशन बना ली है और एक विनर टेक ऑल इंडस्ट्री में अब वो एक विनर है। तो अक्रॉस द बोर्ड मुझे लगता है कि ये सारी जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं 5-6 जिन्होंने आईपीओ के बाद काफ़ी समय तक काफ़ी डिसअपॉइंट किया था, अब ये फाइनली अपने ग्रूव में आ रही हैं और ग्रोथ मोड में आ रही हैं। तो ये जो ई-कॉमर्स और इंटरनेट बेस्ड कंपनीज़ हैं, मुझे लगता है कि इस पे इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा स्पेस श्रेया मैं कहूँगा कि जो बैंक्स हैं, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है डोमेस्टिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। और इस क्वार्टर में भी हमने देखा कि एक बॉटम बन रहा है क्रेडिट साइकिल का, जो पिछले 18 महीने पहले शुरू हुआ था और मुझे लगता है कि उसमें एक बॉटम बनने की काफ़ी चांसेस दिख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वार्टर की अर्निंग्स जो बैंक्स और छोटे बैंक से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी की जो रिजल्ट्स हैं उससे बहुत बेटर होंगे। तो आई थिंक ये 3 स्पेस हैं जिसमें इन्वेस्टर्स को अपॉर्च्युनिटी ढूँढनी चाहिए इस करेक्शन में। बट अभय जी, ये एचयूएल के नंबर्स, डाबर के नंबर्स और ये सिलसिला सिर्फ नंबर्स तक ही था। ये कन्विक्शन अपडेट्स जब शुरू हुए थे तब भी विजिबल था। अगर आपको की टेक अवेज और पॉजिटिव है ना, जो अगर ढूंढने हो तो वो क्या है? एफएमसीजी आप सबसे ऊपर रखेंगे या फिर कुछ और? आई थिंक एफएमसीजी है अच्छा स्पेस है, पर मुझे लगता है कि उसको अगर आप डोमेस्टिक कंजम्पशन को खेलना चाहते हैं तो मुझे लगता है जो ई-कॉमर्स कंपनीज हैं वो बेटर प्रॉक्सी हैं कंपेयर टू एफएमसीजी मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स अपना प्रोडक्ट, अपना डिस्ट्रीब्यूशन, अपना मार्केटिंग देखते हैं। ई-कॉमर्स प्लेयर्स को ये कोई भी चैलेंज नहीं है, वो मल्टी प्रोडक्ट हैं, मल्टी चैनल्स हैं, मल्टी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, फिजिकल भी हैं, डिजिटल भी हैं। तो मुझे लगता है कि जो अगर किसी को एफएमसीजी का थीसिस प्ले करना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो मैं कहूँगा कि बहुत महँगी एफएमसीजी कंपनीज़ को छोड़कर आपको अपना ध्यान ई-कॉमर्स कंपनीज़ पे लगाना चाहिए, जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा विज़िबल है इस समय। ओके, अभय जी, रेड फ्लैग्स कौन-कौन से सेक्टर्स हैं? जिस तरीके से मूड माहौल बन रहा है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी तो है ही, जिस तरीके से ट्रंप का टैरिफ डर सता रहा है, तो यूएस एक्सपोजर्स वाले सेक्टर से अभी फिलहाल दूरी बना के रहनी चाहिए, वो रेड फ्लैग्स हैं। यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी अपनाए निवेशक? देखिए, मेरा फेवरेट रेड फ्लैग सेक्टर है काफ़ी समय से, वो है आईटी इंडस्ट्री और आईटी सर्विसेज। मुझे लगता है कि अभी भी बहुत बड़े चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर से गुजरेगा। कुछ उनकी दिक्कतें हैं, वो है स्लो डाउन इन ग्लोबल मार्केट्स की, और काफ़ी दिक्कतें उनकी खुद की बनाई हुई हैं कि वो इनोवेट नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है आईटी सर्विसेज, लार्ज कैप, मिड कैप चैलेंज रहेगा। वैल्यूएशंस अभी भी बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, ग्रोथ बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। तो आईटी सेक्टर से मुझे लगता है कि थोड़ा लोगों को संभल के रहना चाहिए। दूसरा स्पेस जो है, जो मुझे लगा कि लो मार्जिन इंडस्ट्री है, पर वो थोड़ी चल गई थी, जैसे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की। पर ये भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लार्जली कमोडिटी ड्रिवन है और हमारे जो प्लेयर्स हैं इसमें कोई ब्रांडेड अपैरल मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, ये सब अनब्रांडेड कमोडिटाइज लार्जली प्रोडक्ट्स बेचते हैं यूएस की चेन्स को। तो इनके ऊपर भी कमोडिटी प्रेशर, कॉटन प्राइस प्रेशर, यान के प्राइस का प्रेशर हमेशा रहता है। तो मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री से भी इन्वेस्टर्स को टेक्सटाइल गारमेंट मैन्युफैक्चरर टू सर्विस यूएस कस्टमर्स, ये 2 इंडस्ट्रीज हैं जिससे मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। मीनवाइल 21 अप्रैल के बाद पहली बार निफ्टी इज बिलो 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा। 10 आपका एवरेज टूटा था पहली बार, तारीख थी 10 जुलाई को। उसके बाद 20 टूटा 14 जुलाई को। उसके बाद 50 टूटा आपका पहली बार क्लोजिंग बेसिस पे, मेरे ख्याल से 25-26 जुलाई के आसपास। और आज हमने फाइनली तोड़ दिया 572 शेयर में बात कर रहे थे 2 बजे के आसपास। जिस प्रकार के कॉल राइटर्स के कन्विक्शन थे, जिस प्रकार के पुट राइटर्स में कन्विक्शन ना होना, और वो निफ्टी आईटी, और आप लेके आइए, जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, क्लोजिंग की, निफ्टी आईटी वाज डाउन अबाउट आई थिंक 1.32%। अब ये 1.80। शायद हम बात कर रहे थे ना कि फियर है इसके कोलैप्स का। आईटी 37,700 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज
वही प्ले आउट होता हुआ। लार्ज कैप आईटी, शायद मैं एक बात बताऊं, मैं खुद मिड सेशन में आज आईटी की और मोस्ट स्पेशली लार्ज कैप आईटी की शॉर्टिंग देखकर ऑन द वेरी फर्स्ट डे थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया था। मैंने कहा यार इतना ओवरसोल्ड इंडेक्स, इतने ओवरसोल्ड स्टॉक्स और इतने ओवरसोल्ड होने के बाद फिर शॉर्टिंग। डायरेक्टर साहब एक काम कीजिए, क्रमबद्ध तरीके से निफ्टी में इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा सबके ओआई रखिएगा। और जैसे मैं फिर कह रहा हूँ, कल भी बात पे कह रहा था कि द मोमेंट यू विल ब्रीच 100 डेमा स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे। जितने भी पुल बैक रिवर्सल्स यहां से आप खेल रहे हैं स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे। लुक एट इन्फोसिस, पहला दिन है आज सीरीज का, 40 लाख शेयर एडिशन हुआ है शॉर्ट साइड पे। बेचने वाले के पास कन्विक्शन है, कोई फियर नहीं है। लुक एट टीसीएस 1.5%, ये तो फिर भी कम है 3.5 लाख, क्योंकि ये पहले ही टूट चुका है काफी। फिर लेके आइए आप उसके बाद टेक महिंद्रा 5.5 लाख, 3%। लेकिन सबसे बड़ी शॉर्टिंग हुई है आईटी में, इन्फोसिस में। लुक एट विप्रो 5% बिल्डअप, 51 लाख। दैट्स कॉल्ड हैमरिंग। ये कहते हैं क्रैक, बुरी तरीके से पीटना। ये अभय जी क्या कहते हैं आप? ये रुकने वाला नहीं है यहाँ पे, IT मुझे नहीं लगता। ये आप जो आज का चार्ट देख रहे हैं, जो आप इसको पिछले 18 महीने के चार्ट के ऊपर सुपर इम्पोज कर दीजिए, तो पिछले 18 महीने का चार्ट और आज का चार्ट है वो शायद आपको एक जैसा ही दिखेगा, क्योंकि ये लंबी अवधि से स्लाइड हो रहा है। और क्या है, जो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट होता है कि कैश काउज हैं, शेयर होल्डर फ्रेंडली कंपनीज हैं, बाई बैक करती रहेंगे, कैशबैक देती रहेंगी। पर अब लोगों को समझ में आ रहा है कि आप जो कैश दे रहे हैं वो आप अपना ऑक्सीजन वापस दे रहे हैं, जो आपको इनोवेशन में लगाना चाहिए था। तो आप शॉर्ट टर्म में तो रिवॉर्ड कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, पर लॉन्ग टर्म में आपकी कॉम्पिटिटिवनेस जारी है। और मैं 1.5 साल से मैं यही बात कह रहा हूँ, आपके शो में भी कह चुका हूँ। पिछले फ्राइडे को आवाज अड्डा में भी लक्ष्मण जी के साथ यही चर्चा हुई थी, जहां पे मैंने कहा था कि ये एक बड़ा रिस्क है मार्केट के लिए, ये निफ्टी आईटी पे इतना ज्यादा वेटेज निफ्टी का होना, क्योंकि ये कंपनीज ग्रोथ कंपनीज नहीं है अब। तो मुझे नहीं लगता कि आज के शार्प करेक्शन के बावजूद भी कोई इसमें रिकवरी आएगी इमीडिएट। और याद रखिएगा, हम 21 अप्रैल के बाद पहली बार 100 डेमा नीचे ट्रेड करते हुए, और जो बात हम कह रहे थे सुबह, ये रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म होता है ना एक, कि ठीक है जनाब इस यहाँ तक पुल बैक अटेम्प्ट करेंगे, वो टूटा तो जाएंगे हम शॉर्ट, और वही हुआ स्टॉप। देखिए बात करते करते श्रेया 50 पॉइंट स्क्रीन पे 100 डेमा के ब्रीच होते ही गायब हो गए। तो श्रेया मैं बताऊं, ऑफिशियली अगर ये क्लोजल यहीं पे आता है तो आपकी जो ट्रेजेक्ट्री खुल जाएगी वो है, आप समझ लीजिएगा कि 24,250। अब आप पूछेंगे वो क्या, तो वो है 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो कि हमने लास्ट टाइम विजिट किया था 17 अप्रैल को। तो चीजें खराब सुबह आप चर्चा भी कर रहे थे इसकी। हाँ, इनफैक्ट शो के ओपनिंग में आपने कहा भी था कि टिप ऑफ आइसबर्ग लग रहा है नीचे, और गिरावट का सिलसिला देखने को मिल सकता है, वही होता हुआ दिखा। बहुत शुक्रिया अभय जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्लोजिंग की तरफ क्या बढ़े, जब लगातार हम चर्चा कर ही रहे हैं, काफ़ी ख़राब क्लोजिंग और 200 पॉइंट से ज़्यादा नीचे गिर रहा है मार्केट। निफ्टी देखिए 232 पॉइंट की गिरावट, 1%, 24,536। बैंक निफ्टी 1%, 55,570 के लेवल पर। और जैसा कि ये फ्लैश भी हो रहा था, बियर का तांडव दिख रहा है। अब करना क्या है यहाँ पर, क्या और गिरावट का सिलसिला आप देख रहे हैं वीरेंद्र जी? आप कौन से लेवल्स खुलते नजर आ रहे हैं? सैटरडे संडे ऑफ, मंडे को जब बाजार ओपन होगा तो क्या होगा? देखिए श्रेया, मेरी कमेंट में क्लियरली मेंशन था बिलो आई थिंक 488 द मोमेंट यू विल कोलैप्स। श्रेया आप यकीन मानिए, जो इन प्रिंसिपल ट्रेड करते हैं ना, वो लेवल के टूटने के बाद ऐसे निकलते हैं कि पूछिए मत। जो प्रिंसिपल पे काम करता है, 488 588 गया, बेचो। अब आप डे लो पर है, मेरा प्लीज सुबह का लेवल लेके आइएगा। अगला लेवल था 537, वो आ चुका है स्क्रीन पे, और इवन 496 भी आ सकता है। मैं आपको बताऊं 496 भी आ सकता है। कुछ देर पहले मैं सोच रहा था कि क्या हम फ्यूचर को शॉर्ट ना करके दूर आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन ले लें। देखिए वो विकल्प खुला है आपके पास, वो विकल्प खुला है। बट मेरी बात मानिए, इट्स बेटर टू स्टे शॉर्ट ऑन फ्यूचर्स रादर देन गोइंग फॉर ऑप्शंस। वो ज़्यादा अच्छा विकल्प है। शायद क्लोज बहुत ख़राब है, जिसके पास पोटेंशियल है शॉर्ट रखने का वो रखे, और जिसके पास नहीं तो वो एटलीस्ट 24,300 की पुट रख सकता है। लॉजिकली उसी पुट को आपको रखना चाहिए, और एक कारण है, क्योंकि बिलो 100 डेमा
अब जो ट्रेजेक्ट्री खुल गई है निफ्टी के लिए वो है 24,241, दैट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। और वो पुट जो है बताता हूँ आपको कितने पे ट्रेड कर रही है। वो पुट ट्रेड कर रही है अप्रॉक्सीमेटली 62 रुपये की, 62 रुपये 90 पैसे की। 30 रुपये का रिस्क लेके चलिए, बट मेरे ख्याल से श्रेया अगर आप शॉर्ट हैं फ्यूचर्स पे तो ठीक है, अदरवाइज आप ये पुट भी ले सकते हैं। बट एक खराब क्लोज, और श्रेया एक बताऊँ मैं आपको टेक्निकली 15 मई के बाद का पूरा बेस निफ्टी ने वायलेट किया है। श्रेया बिल्कुल, एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट रखेंगे स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब। जिस तरीके से गिरावट आई है, सारे स्टॉक्स डे लो पर, आईसीआईसीआई बैंक, सिप्ला देखिए, और इस तरह के इन्फोसिस ऑब्वियसली जिस तरीके से आईटी स्पेस गिर रहा है, सन फार्मा, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल जैसे दिग्गज स्टॉक्स ड्रैग करते हुए नजर आएंगे। बैंक निफ्टी का भी कंट्रीब्यूटर प्लेट रखते हैं। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कहाँ से आती हुई नजर आ रही है? जिस तरीके से गिरावट हावी होती हुई नजर आई अभी फिलहाल कुछ मिनटों में, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसा हैवी वेट, एक्सिस, इंडसइंड बैंक सभी ड्रैग कर रहा है। मारुति, सिप्ला, टीसीएस, पोलो हॉस्पिटल सभी डेलों के आसपास, एचसीएल टेक, एचडीएफसी लाइफ, टाटा मोटर्स सभी में भयंकर गिरावट, और बिकवाली तो हावी होती हुई नजर आ रही है। चलिए अब बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स भी ले लेते हैं इस बीच। बताइए गाबा सर, ऑब्वियसली अब सेल साइड ही होगी आपकी ट्रेड। एक्चुअली मैं लेना नहीं चाहूंगा, बिल्कुल नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि वीकेंड है, लेना नहीं चाहिए। अगर लेना ही है तो जो मैंने पहले दिया जेएसएल, अब 706 के आसपास ट्रेड कर रहा है, पहले उस समय 705 था, तो वही 700 का स्टॉप लगा चले तो 720 पॉसिबल है। रिपीट करूंगा, लेकिन लेट्स सी। पेन है। और मानस जी आप क्या पिक करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? तो देखिए, ग्लेनमार्क पे बिकवाली करने की राय रहेगी। फाइनली स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो ग्लेनमार्क के फ्यूचर में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 2111 के स्टॉप लॉस से इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे, और 1975 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, आशीष बैती जी आप बताइए, आप क्या पिक करेंगे? जी देखिए, हम रिकॉल रिपीट करना चाहूँगा। सुबह हमने टीवीएस मोटर्स पे खरीदारी की सलाह दी थी, और हमें लग रहा है कि यहीं पे स्ट्रेंथ है और इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। जिन्होंने नहीं लिया वो फ्रेश बाय भी कर सकते हैं इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2800 का एसएल मेंटेन करे, ऊपर में 2900 और 2950 तक का जोन देखने मिल सकता है। चलिए ट्रेड्स पूरे हो गए, और यकीन मानिए होता क्या है श्रेया, मैं आपको एक हकीकत बताऊं, चाहे वो इंडियन इन्वेस्टर्स हों या फिर ट्रेडर्स हों, अमूमन हम लोग शॉर्ट नहीं करते हैं। अच्छे से अच्छे लोग जो फंड मैनेज करते हैं ना, वो कोशिश यही करते हैं कि बड़े सपोर्ट लेवल्स पे बाय करें। तो ये दुविधा है, बाकी ख़राब है शेयर, क्लोज ख़राब है, और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज फाइनली आपने 100 डेमा इन सर्कमस्टेंसेस में तोड़ दिया। पता है श्रेया, आज सुबह जब आशीष में बात कर रहे थे स्टैट्स पे, एफआईआईज ने अपनी शॉर्ट हार्डली कवर करी, 1,33,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट लेके आए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडेक्स पर शॉर्ट कवर करी, आप देखिए आप कैश में आपका मैग्नीट्यूड है 5 से 6,000 करोड़ रुपए की सेलिंग का। और इवन डायरेक्टर साहब वो सुबह के ग्राफिक्स दिखाइएगा प्लीज़, पर याद रखिएगा इट्स आई थिंक ऑन द बेसिस ऑफ यस्टरडेज क्लोज, कल के क्लोज के मुताबिक। लेकिन उन्होंने अपने 16 लाख नेट स्टॉक फ्यूचर्स लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट को काट के उसको भी मात्र 13.25 लाख पे लिया है। तो अभी हमारे पास F2 FIs की मनी का श्रेया कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, आप यकीन मानिए। मार्केट में बिकवाली हावी, आईटी सबसे बड़ा ड्रैगर देखें आप, 2% के करीब इंडेक्स लुढ़ गया। फार्मा तो शुरुआत से ही लगातार गिरता हुआ जा रहा था, 3.5% से ज़्यादा की गिरावट स्पेस में। हेल्थ केयर, मेटल स्पेस 2% से ज़्यादा, सभी सेक्टर इन रेड, सिर्फ एफएमसीजी को छोड़ दे जहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी थी। लेकिन ब्रेथ तो काफ़ी ख़राब होगी वीरेंद्र जी, क्या इंडिकेशन वहाँ से? ब्रेथ आपका आईटी खराब कर रहा है श्रेया, ब्रेथ आईटी ने खराब करी। मतलब आप यकीन मानिए, सुबह फार्मा था, जब दवा दर्द दे रही थी तो दर्द हुआ, लेकिन अब आईटी गजब क्रैक हुआ। आप देख सकते हैं ये सीरीज का पहला दिन, सीरीज का जो पहला दिन होता है, याद रखिएगा एक संकेत होता है, बड़ा संकेत डायरेक्शन का, कि उस सीरीज में क्या रहेगी। 22 लॉन्ग मात्र, 3 में शॉर्ट कवर, जिसके पास शॉर्ट थी उसने कवर ही नहीं करी आज। सिंपल शॉर्ट 176 और लॉन्ग अनवाइंडिंग 20 में। एक बार लेके आइए स्टैट्स चला एक करके स्लाइड्स। देखिए केन्स, जहाँ पे अर्निंग्स का सपोर्ट है बाजार वहाँ कंफर्टेबल है, उसमें कोई राय नहीं है। चीज़ भले ही थोड़ी महंगी हो बट अर्निंग्स का सपोर्ट हो, केन्स हो गया। उसके बाद ट्रेंड, आयशर मोटर्स, आईटीसी, जिंदल स्टेनलेस, यहाँ पे सब में अच्छी स्ट्रेंथ थी।
अच्छे लॉन्ग क्रिएट हुए। उसके बाद आएगी शॉर्ट कवरिंग की स्लाइड। यहाँ पर अंबुजा सीमेंट सुबह फर्स्ट टिक से ही स्ट्रेंथ थी। टीवीएस मोटर्स, मैनकाइंड, सन फार्मा में शॉर्ट कवर था, बिरला सॉफ्ट में। और अगली स्लाइड में आएगा आपका शॉर्टिंग। लुक एट पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ये इवन बेस्ड शॉर्टिंग थी। कॉस्ट के हिसाब का जाना वो एक हावी पड़ा है इस स्टॉक पे। आईएफएल फाइनेंस और विंडो फार्मा, यूपीएल, ग्रैनुअल्स आज सब क्रैक हुए। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग, आज फार्मा के लिए दिन खराब था और लॉरस, टाटा केमिकल, लोरा डेवलपर्स, यूनियन बैंक, एसजेवीएन। यतिन के पास चलते हैं। यतिन, हालात खराब, स्टैट्स खराब, एफआईएस की ह्यूज सेलिंग, डीलर्स क्या मान रहे हैं यतिन? देखिए, दो स्टॉक जो आज फोकस में है उनमें सबसे पहले है टाटा पावर और नतीजे आएंगे और उसके पहले पहले खरीदारी देखने को मिल रही है काउंटर में। देखिए, ये डिफेंसिव स्टॉक्स हैं और डीलर्स को लगता है लोअर लेवल्स पे यहाँ खरीदारी करनी चाहिए पोजिशनली 400-410 के टारगेट्स के लिए। लेकिन हाँ, डीलर्स बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करने की सलाह दे रहे हैं बिकॉज निफ्टी भी एक मेक और ब्रेक जोन में देखने को मिल रही है। और इसी के साथ अंबुजा सीमेंट नतीजों के बाद स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। डीलर्स के हिसाब से यहाँ भी 20 से 25 रुपये की अपसाइड पोजिशनली देखने को मिल सकती है। तो ये काउंटर है अदानी ग्रुप में से जो डीलर्स तेजी करना पसंद कर रहे हैं और लो लेवल्स पे खरीदने की एडवाइस दे रहे हैं। ओके, टाटा पार, ओके, टाटा पार और अंबुजा सीमेंट यहाँ पर खरीदारी की राय बनती हुई नजर आ रही है डीलर्स की तरफ से। ये दो स्टॉक आपके रडार पर रहेगा। चलिए वायदा बैन अपडेट भी लेते हैं। पीएनबी हाउसिंग वायदा बैन में जा सकता है जिस तरीके से आज बिकवाली का शिकार हुआ और यहाँ पे पोजीशन बढ़कर हो गई 106%। तो फिलहाल ये बैन में जाने की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट वीक कैसा रह सकता है बाजार, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क सबके जहन में यही है सवाल। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो अगले वीक मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं वो डिटेल समझ लेते हैं आशीष चतुर्वेदी से। बताइए आशीष, कौन से इवेंट्स लाइंड अप हैं जो अगले हफ्ते बाजार को ड्राइव करेंगे? देखिए, अगला हफ्ता और ज़्यादा एक्शन पैक्ड आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर आप देखें तो 4 तारीख को जब लौटेंगे तो यूएस मार्केट्स में जो जॉबलेस क्लेम्स की डेटा आएंगे उस पर रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो बड़े इवेंट की शुरुआत हो रही है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी जो है इसकी बैठक शुरुआत होगी और अर्निंग्स की बहुत लंबी लिस्ट है। डीएलएफ है, बॉश है, श्री सीमेंट, मेरिको, ईबी कैपिटल, ऑरबिंदो फार्मा, सोना, बीएलडब्ल्यू, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन साथ में गॉडफ्रे फिलिप्स इस स्टॉक पर भी आप खास नजर रखिए। कारण ये कि नतीजों के साथ यहां पर बोनस पर भी विचार किया जाएगा और टाटा इन्वेस्टमेंट यहां पर नतीजों के साथ स्टॉक स्प्लिट है और यूके के मार्केट्स में छुट्टी है तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। 5 तारीख की बात करें तो आपके पास एमपीसी का दूसरा दिन है। एफएनओ अर्निंग्स की लंबी लिस्ट जिसमें भारतीय एयरटेल, अदानी पोर्ट्स है, ब्रिटानिया, लुपिन, प्रेस्टीज एस्टेट्स और भी काफ़ी सारे नाम हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में यूएस का एसएनपी जो सर्विसेज पीएमआई आता है आंकड़ा वो आपको देखने को मिलेगा और आईपीओ की लिस्टिंग है जहां पर लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस और आदित्य इन्फोटेक इनकी लिस्टिंग यहां पर होती हुई नजर आएगी। 6 तारीख की बात करें तो जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है आरबीआई की पॉलिसी का जो आउटकम आता है वो आपको 6 तारीख को देखने को मिलेगा। अर्निंग्स में अगेन लंबी लिस्ट, बजाज ऑटो, ट्रेंट, डिविस, पिडिलाइट, पीएफसी, हीरो, उनो मिंडा, जिंदल स्टेनलेस, भारत फोर्ज और भी बहुत सारे हैं। साथ में अगर आप देखें तो प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी में ट्रांजिशन, आईपीओ लिस्टिंग है श्री लोटस डेवलपर्स और चर्चित एनएसडीएल, इसकी भी लिस्टिंग होगी तो काफ़ी बड़ा एक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। 7 तारीख की बात करें तो अगेन भारतीय बाजारों के लिए बहुत बड़ा दिन। कारण ये है कि 25% के जो टैरिफ लगाए थे यूएस ने वो विद इफेक्ट हो जाएंगे 7 तारीख से और जीएसडब्ल्यू भूषण पावर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो यहाँ पर भी फोकस रहेगा। अर्निंग्स की बात करें तो टाइटन है, कमेंस है, एचपीसीएल, कल्याण ज्वेलर्स है, पेज इंडस्ट्रीज, बायोकॉन, मैक्स फाइनेंशियल्स, नाल्को, एनबीसीसी और सीजी कंज्यूमर है। और ग्लोबल में देखें तो यूएस में जो जॉबलेस क्लेम्स के डेटा है उसके ऊपर भी मार्केट्स रिएक्ट करते हुए दूसरे दिन नजर आएंगे। 8 तारीख की बात करें तो एफएनओ अर्निंग्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, टाटा मोटर्स, ग्रासिम, इन्फोएज, हिंडाल्को, एनएचपीसी, ऑयल इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल, ग्रैनुअल्स और साथ में अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट से चाइना का जो सीपीआई और पीपीआई जुलाई महीने का होगा उसके आंकड़े भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पूरे हफ्ते अगले क्या क्या है उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए निफ्टी आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे 24,561। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डे लो। बैंक निफ्टी 55,627 पे दिन के सबसे नीचे स्तर पर। कहते हैं ना कि बहलने नहीं है वाला मन ये मेरा, कि बहलने नहीं है वाला मन ये मेरा, तुम कोशिश करो थोड़ा सा तो बहला दो। राजेश अग्रवाल जी, सिनेमा में क्या देखना है बता दो। बहला दो मन। देखिए, आपने कहा बहलने वाला नहीं है दिल ये मेरा, लेकिन इस हफ्ते बिल्कुल बहल जाएगा आपका दिल। नहीं, कोशिश नहीं, इस हफ्ते मैं
आपको गारंटी करता हूं कि बह जाएगा, क्योंकि बहुत चीजें हैं। अ, एक कहावत थी पहले कि किसी शख्सियत के बारे में कि यू कैन लव हर, यू कैन हेट हर, बट यू कैन नॉट इग्नोर हर, Can't एंड ignore. दैट वाज एकता कपूर। और 25 साल के बाद, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इतने बड़े बैंक के साथ वापस आई है और लोगों ने बहुत अच्छा पसंद किया है। मैं समझता हूँ दिल बहलाने के लिए ये काफी है। एनीवेज, उससे अगर हटे तो थिएटर में अगर आप देखो तो किंगडम, जो कि हिंदी में साम्राज्य के नाम से आई है, विजय देवरकोंडा की, बहुत शानदार मूवी है। दूसरी सन ऑफ सरदार, अजय देवगन, रवि किशन, मृणाल ठाकुर, विदु दारा सिंह की, जो कि एक सुपर कॉमेडी कही जा सकती है। पहला जो आया था इसका पार्ट, वो बहुत अच्छा था, और इसमें भी मैंने सुना है कि इतनी जबरदस्त कॉमेडी हुई है कि लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। और तीसरी धड़क 2, जो धड़क 1 थी, उसके बाद धड़क 2, इसमें भी बहुत लोगों को उम्मीद है और रिव्यूज बहुत अच्छे आए हैं। दीप्ति त्रिवेदी और सिद्धांत का बहुत अच्छे रोल हुए हैं। और ये 2-3 मूवीज हैं जो थिएटर में रिलीज हुई हैं। इसके अलावा एक ममूटी की रीजनल मूवी रिलीज हुई है, कलमवा काल, जो कि मेरे ख्याल से हिंदी बेल्ट में दिखने को नहीं मिलेंगी। ओटीटी की बात की जाए तो Z5 पे बकैती करके है, जो फैमिली सीरीज है गाजियाबाद की एक परिवार की, जहां कुछ फाइनेंशियल क्रंच के कारण से उन्हें घर के एक हिस्सा अपना भाड़े पे देना पड़ता है, उसको है। इसके अलावा अंग्रेजी में माई ऑक्सफोर्ड ईयर करके एक मूवी है जो बहुत रोमांटिक मूवी है। ब्लैक डॉग करके जियो हॉटस्टार पे एक एस्पियोनेज फ्लिक है। तीसरे अगर आप देखें तो एक कोरियन ड्रामा है, बियॉन्ड द बार करके, वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बन रहा है। और इस सब के अलावा 2 बड़ी मूवीज जो हालिया थी, सितारे जमीन पर और हाउसफुल 5, उनकी ओटीटी रिलीज है। हालांकि सितारे जमीन पर आपको सिर्फ यूट्यूब पर पे पर व्यू है 100 रुपए करके, वो देखना पड़ेगा। अदरवाइज ये लाइन अप है, और मुझे लगता है कि ये सारा लाइन अप जो है इस बार दिल बहलाने के लिए काफी है। मैं देखूंगा बकैती है पक्का। चलिए ये जो पोस्टर, वो मेरे ख्याल से मिर्जापुर में यही तो थे ना राजेश जी, जो रोल किया था उन्होंने, उनके फादर और मदर का। राजेश तलंग और शीबा है। ये सिर्फ मिर्जापुर में नहीं, कई सीरीज में आए हैं, खास करके अगर राजेश तलंग को आप देखो, राजेश तलंग को देखो तो वो दिल्ली क्राइम करके जो सीरीज थी, वो तो मैंने देखी, वो देखी मैंने उसमें था। उसमें जो बहुत रिलेटेबल नहीं होते, वैसी सीरीज अच्छी लगती है। गुल्लक, इनका वो जो कोर्ट के बाहर वाला सीन है ना, जो कोर्ट के बाहर वाला सीन है ना, जब वो वकील को कोई वो हड़काने आता है चाकू रख के, यस सबसे मस्त सीन है वो, सबसे मस्त सीन है। तो ये देखेंगे। बाकी रही बात किसकी, वो पहला कौन सा बताया था आपने, स्मृति ईरानी जी वाला, कौन सी थी वो? क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 बहुत हाई, वो हमने बहुत देखा, पर क्या करे, उस वक्त घर में टीवी एक ही हुआ करता था, दूसरा आपका उसका विकल्प नहीं था। अब नहीं, मैं कहूँ आपको कि मेरे हिसाब से 1800 के ऊपर एपिसोड थे, और मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने सारे देखे थे, और आई एम ए बिग फैन ऑफ तुलसी वीरानी। सो अच्छा, उससे पहले एक प्रोग्राम आता था, मिस्टर बजाज थे, उसमें उनकी कितनी शादियां हुई थी? कसौटी जिंदगी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी था। नहीं, अच्छा मिस्टर बजाज था। ओके मिस्टर बजाज, कहानी घर की। खैर एनीवे, चलिए ना राजेश अग्रवाल जी, मिस्टर बजाज। हाँ, सही में मम्मी दिखवाते थे जबरदस्ती खाना खिलाते वक्त। याद है मुझे। चलिए एनीवे, चलिए तो ये है इस वीकेंड पे आपके पास थोड़ा मल बहलाने के लिए, हल्का करने के लिए। बट स्टिल अगर आप देखिए, मन में हल्का करने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम 1:30 पे क्लोज हो रहे हैं। वाकई बाजार आज, और जो मैंने 2 बजे सीक्वेंस शुरू किया था कि हम भले ही फार्मा नीचे है जनाब, लेकिन एक्चुअल प्राइस डैमेज कहीं पर हो रहा है, तो वो है निफ्टी आईटी। और यकीन मानिए 2 बजे निफ्टी आईटी का प्राइस था 34,800, और इस कार्यक्रम में मात्र 200 पॉइंट रिट्रेस हो गया निफ्टी आईटी। तो ये जो आखिरी का डैमेज हुआ है, और निफ्टी का जो 100 डे में ब्रीच हुआ है, दैट वाज एंटायरली स्पॉन्सर्ड बाय निफ्टी आईटी। हम 1:30 पे क्लोज हो रहे हैं। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर, निफ्टी बैंक बैकफुट पे 55,680। एक और चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पर निफ्टी बैंक 55,627 पे, यानी फाइनली हम 50 डे मार्क के नीचे क्लोज होते हुए बड़े फ्रैक्शन से। और
मिड कैप्स में, स्मॉल कैप में तो दिक्कत थी ही। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपकी स्क्रीन पे काफ़ी ख़राब और 2000 शेयर डिक्लाइंस पे और एडवांसेस मात्र 648। उसके बाद अगर आप एक बार सेक्टर इंडिसेस पे आइए, सेक्टरल को दिखाइए। यहाँ पे आज सबसे बड़ा प्राइस डैमेज हुआ फार्मा पे, यकीन मानिए फार्मा पे बहुत बड़ा प्राइस डैमेज था और कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में तो डैमेज हुआ ही, और साथ ही साथ रियलिटी स्पेस में रियलिटी क्रैक हो रहा है, गजब क्रैक हो रहा है। मेटल्स में क्रैक था। उसके बाद डाटा साहब इसको यहाँ डाल दीजिए, हाँ ये देखिए, आईटी में 2% का, मेटल्स में 2% का, और एक इंडियन डिफेंस स्पेस, डिफेंस में मैं आपको सुबह बता रहा था कि ये वो सेक्टर है जो अपने साथ सबसे बड़ी शॉर्ट कैरी कर रहा है अगस्त के लिए। और देखिए पहली अगस्त को यहाँ पे क्या हाल रहा, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, रियलिटी, मेटल्स, आईटी, एकमात्र एफएमसीजी एंड थैंक्स टू एचयूएल जो कि आज इस सेशन को बचा के ले गया। और बचा के क्या है, इनफैक्ट बचा क्या है अभी यहाँ पे, 24,570 है। इंडेसेस आपकी स्क्रीन पे 24572, निफ्टी शट 0.80% नीचे, निफ्टी आईटी 2% नीचे, और शेयर निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट अगर मैं वीकली बेसिस पे देखूं तो अपने उस 200 वेमा के बेहद नज़दीक। खराब क्लोज शेयर, खराब हफ्ता, बिल्कुल ख़राब क्लोज, और इस ख़राब क्लोज में दर्द और आपका पेशेंस काफ़ी टेस्ट किया होगा, बाजार में काफ़ी दर्द हो रहा होगा, आपको बहुत सारे सवाल भी होंगे आपके जहन में। तो मार्केट का पंचनामा हमारे साथ जुड़िए 3:35 पर। नीरव छिड़ा जी हमारे साथ होंगे आज, पहली बार पंचनामा में जुड़ेंगे, आपके क्वेश्चंस को, क्वेरीज को एड्रेस करेंगे। तो फिलहाल पंचनामा में, वैसे हर फ्राइडे ग्लासेस भूलते हैं क्या वीरेंद्र जी आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं शेयर। आज मैं कंफ्यूज था कि मतलब कहाँ है, ऑफिस में रखा है या फिर गाड़ी में रखा है, मैं भूल गया। पर मैं इस वीकेंड 2 चश्मा बनवा लूँगा, कोशिश करूँगा। एनीवे चलिए, जैसा भी रहा हो बाजार शेयर, कोई बात नहीं, मन हल्का कीजिए। राजेश जी ने बहुत असला बारूद दे दिया है आपको इस वीकेंड के लिए। सबके साथ एंजॉय कीजिए और अगले हफ्ते सोमवार को फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड। हैप्पी